हेलो हेलो हेलो, क्या हाल चाल। आप सबको नमस्कार। वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स नेविगेटर। कैसे हैं आप लोग? कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास, जहां पे हम लोग पढ़ने वाले हैं मॉडर्न फिजिक्स। और मॉडर्न फिजिक्स में कोई एक चैप्टर नहीं है, उसमें 3 चैप्टर्स हैं। पहला है डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, सेकेंड जो है वो है एटॉमिक फिजिक्स, एंड जो थर्ड है वो है न्यूक्लियर फिजिक्स। समझ लीजिए कि ये तीनों जो चैप्टर है ना, आने वाले लगभग 90 to 20 लेक्चर्स लगेंगे इसमें, ठीक है ना। 90 to 20 लेक्चर्स उसमें कंप्लीट होने वाले हैं और बहुत मज़ा आएगा। समझ लीजिए कि ऊपर से ये मॉडर्न फिजिक्स आसान भी है और इससे जो सवाल आते हैं वो बहुत आसान आते हैं और इस चैप्टर को डील करना बहुत ज़्यादा आसान है। और मैं अगर आपको पढ़ा रहा हूँ तो समझ लीजिए कि बहुत 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 ज़्यादा आसान है। कठिन नाम का शब्द ही खत्म कर दीजिए। तो ठीक है, देखते हैं, पहले समझते हैं इस मॉडर्न फिजिक्स को, ठीक है ना। मॉडर्न फिजिक्स को तो अपने को पढ़ना है मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स, अब भैया मॉडर्न फिजिक्स का है नाम है इसका, ठीक है ना। मॉडर्न फिजिक्स का है नाम है, एंशिएंट फिजिक्स क्यों नहीं नाम है इसका। देखिए मॉडर्न फिजिक्स में 3 चैप्टर्स आते हैं, 3 चैप्टर्स। पहला है डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। जो सेकेंड चैप्टर है अपना, ये है एटॉमिक फिजिक्स, ठीक है ना। और जो अपना थर्ड चैप्टर है वो है न्यूक्लियर फिजिक्स। अब आप इन चैप्टर्स को समझने के बाद और इसके या इस चैप्टर के नाम से आप पता लगा सकते हो कि क्यों इसको मॉडर्न फिजिक्स बोला जाता है। देखो मैटर जो है ना या रेडिएशन है, उसका डुअल बिहेवियर होता है, समझ रहे हो ना। एटॉमिक फिजिक्स, एटम के लेवल पे जाकर फिजिक्स को पढ़ना है। न्यूक्लियर फिजिक्स, न्यूक्लियस के लेवल पे जाकर फिजिक्स को पढ़ना है, समझ रहे हो ना। इसीलिए इसका नाम है मॉडर्न फिजिक्स। और इसमें 3 चैप्टर्स आते हैं। पहला डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, जिसमें मैं समझ लीजिए कि इससे लगभग 2 to 3 क्वेश्चंस एवरी ईयर आते हैं और ये मैं आपको 5 to 6 लेक्चर्स में कंप्लीट कराने वाला हूँ। 2 से 3 क्वेश्चन 5 से 6 लेक्चर में, मतलब देखा जाए तो पर 2 क्वेश्चन, मतलब 1 क्वेश्चन 2 लेक्चर के लिए, इतना समझ रहे हैं ना। अब देखिए एटॉमिक फिजिक्स, इसमें 7 to 8 लेक्चर्स लाएंगे। इसमें भी लगभग 1 to 2 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। इसमें भी 7 to 8 लेक्चर्स आएंगे और इसमें भी अपना आता है मतलब 2 to 3 क्वेश्चन आते हैं, समझे ना। तो कितना क्वेश्चन हो गया, लगभग समझ लीजिए कि टोटल देखा जाए तो कितने क्वेश्चंस हो गए। टोटल देखा जाए तो आपका समझ लीजिए कि इसमें 7 to 8 क्वेश्चंस आपके आते हैं। और लेक्चर जो लगने वाला है इसमें लगेगा 90 to 20 लेक्चर्स, 19 से 20 लेक्चर्स, मतलब 19 से 20 लेक्चर्स में आपके 7 to 8 क्वेश्चंस, मतलब समझ रहे हैं। मतलब 7 to 8 क्वेश्चंस का मतलब वो 40 मार्क्स के आसपास, 36 या 40 मार्क्स के आसपास, ठीक है ना। ठीक है, देखिए अब नहीं, 7 चौको 28, 8 चौको 32, 28 या मतलब 32, 28 या 32 नंबर के आसपास। मतलब 32 नंबर कितना डिसाइडिंग है, बहुत ज़्यादा डिसाइडिंग है ना। नीट एग्जाम में तो बहुत ज़्यादा डिसाइडिंग है। और ये समझ लीजिए कि ये जो है ना, जेई पॉइंट ऑफ व्यू से, नीट पॉइंट ऑफ व्यू से और ये अपना बोर्ड पॉइंट्स ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बोर्ड्स में तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं, लेकिन जेई नीट जो है ना, इसमें आपका भर भर के न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएगा। वो भी न्यूमेरिकल क्या, बहुत ज़्यादा आसान। तो जो पहला जो चैप्टर है अपना डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, इसको हम डील करने वाले हैं, ठीक है ना। बहुत अच्छे से डील करेंगे। चलिए पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन जो चैप्टर है ना, ये कहना क्या चाहता है। डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन जब आप पढ़िएगा तो उसमें मैं आपको पहले पढ़ाऊँगा फोटोन के बारे में, ठीक है ना। अब जो फोटोन के बारे में पढ़ाऊँगा तो उसमें क्या पढ़ाऊँगा, अब क्यों पढ़ाऊँगा फोटोन। देखिए इस चैप्टर, ये जो चैप्टर है इसके नाम से आपको पता चला कि फोटोन के बारे में क्यों पढ़ना है। देखिए जो मैटर है ना या कोई भी रेडिएशन है, वो 2 बिहेवियर शो करता है। मैटर जो है एक पार्टिकल लाइक बिहेवियर शो करता है और एक अपना वेव लाइक बिहेवियर शो करता है। वैसे ही रेडिएशन जो है पार्टिकल लाइक बिहेवियर शो करता है और ये वेव लाइक बिहेवियर शो करता है। और इसी पार्टिकल लाइक बिहेवियर को, रेडिएशन के पार्टिकल लाइक बिहेवियर को फोटोन बुलाता है। मतलब ये फोटोन, मतलब जो लाइट है ना वो फोटोन से बना हुआ है, मतलब ये रेडिएशन जो है ना फोटोन से मिलकर बना हुआ है। तो इसमें फोटोन के बारे में पढ़ना है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में पढ़ना है और मैटर वेव के बारे में पढ़ना है। मतलब इसमें मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ पूरे 3 टॉपिक बहुत अच्छे से। फोटोन को डील करेंगे बहुत अच्छे से, ठीक है ना। दूसरा पढ़ेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और जो तीसरा होगा अपना मैटर वेव। और तीनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हैं ना। एक क्वेश्चन इससे, एक क्वेश्चन उससे पक्का है, छूटने वाला ही नहीं है। मतलब हर साल क्वेश्चन आता ही है, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं
डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, ठीक है ना। देखिए मैं आपको पहले इसमें बताने वाला हूँ सम इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस ऑफ साइंटिस्ट। कुछ साइंटिस्ट थे जैसे में सर आइजक न्यूटन, ह्यूजेन, मैक्सवेल, मैक्स प्लैंक साहब, डी ब्रोगली, समझ रहे हैं ना। इन्होंने लाइट के बारे में कुछ बताया और उनके कुछ थ्योरीज थे, ठीक है ना। पहले उन थ्योरीज को डील करते हैं और उनकी हिस्ट्री को, इतिहास को कुछ समझते हैं, ठीक है ना। उसके बाद हम इस चैप्टर में धीरे धीरे कंसिस्टेंटली बहुत अच्छे से बढ़ेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे सम इम्पोर्टेंट, कितना इंपॉर्टेंट, सम इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। सम इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस ऑफ साइंटिस्ट्स, और ये बहुत महान साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये दिया था। और समझ लीजिए, देखिए कैसे लाइट के नेचर को, बिहेवियर को समझाने में ये हेल्प करते हैं। आप देखिएगा बहुत बढ़िया समझाएंगे, ठीक है ना। देखिए कुछ साइंटिस्ट थे जैसे पहले से सर आइजक न्यूटन साहब थे। अब न्यूटन साहब जो है ना यहाँ पर भी आ गए, मतलब समझ लीजिए कि न्यूटन के बिना फिजिक्स अधूरा है। न्यूटन कहाँ नहीं है भाई, किस चैप्टर में न्यूटन आपको नहीं मिलेगा, कहीं ना कहीं थोड़ा सा घुस ही जाएगा, समझे ना। तो देखिए न्यूटन चाचा क्या करते हैं ना, एक थ्योरी देते हैं और इनकी थ्योरी का नाम होता है कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी ऑफ लाइट। और कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी ऑफ लाइट क्या बोलता है, वो बोलता है कि लाइट इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स नोन एज कॉर्पसेल्स, ठीक है ना। मैं पहले लिखता हूँ इसे, ठीक है, फटाफट इसे नोट बनाइए। और जो भी मैं नोट्स आपको लिखाने वाला हूँ आज, समझिए उसको जस्ट आप कॉपी में लिख लीजिएगा या किसी सेंचुरी पेपर पे लिख लीजिएगा, ठीक है ना। मैं शॉर्ट नोट्स कैसे बनाता हूँ मैं थोड़ी देर बाद आपको दिखाऊंगा, ठीक है ना। पहले ये लिखा दें दीजिए, ठीक है ना। और उसको जो लिखाऊंगा उसके अलावा कुछ नहीं करना है, बस उसी को पढ़ना है, उसी को रटना है, उसी को समझना है, ठीक है ना। और इसको दिमाग में बैठाना है और उसी को जाकर आपको एग्जाम में छाप देना है, ठीक है ना। बोर्ड्स वाले हो तो बोर्ड्स वाले, नीट वाले हो तो नीट वाले, जेई वाले हो तो जेई वाले, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे तो न्यूटन चाचा क्या करते हैं, देते हैं अपना थ्योरी देते हैं। इनके थ्योरी का नाम क्या होता है, इनके थ्योरी का नाम होता है कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी ऑफ लाइट, ठीक है। इन्होंने कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी ऑफ लाइट दिया। और कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी ऑफ लाइट क्या बोलता है, कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी ऑफ लाइट बोलता है कि लाइट इज मेड अप ऑफ कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स known as कॉर्पसेल्स। ये कॉर्पसेल्स क्या है, ये पार्टिकल्स हैं, ठीक है ना। न्यूटन साहब ने अपने कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी ऑफ लाइट में इन्होंने ये बोला कि जो लाइट है वो कुछ पार्टिकल से मिलकर बना हुआ, उस पार्टिकल का नाम उन्होंने रखा कॉर्पसेल्स, ठीक है ना। अब देखिए, अब इसके हेल्प से, मतलब कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी ऑफ लाइट से, मतलब इस पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट से इन्होंने ये समझाया। इन्होंने क्या समझाया, देखिए मैं बता रहा हूँ कि एक्सप्लेन किया रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। अब रिफ्लेक्शन को तो एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन आपने वेव्स चैप्टर में पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, इंटरफेरेंस। वो तो वेव नेचर ऑफ लाइट से एक्सप्लेन होता है, समझ रहे हैं ना। तो ये जो है ना, ये तो पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट को मानते थे, वेव नेचर ऑफ लाइट को तो मानते नहीं थे, उस समय तक पता ही नहीं था इनको, ठीक है ना। आगे आगे समझ में आएगा आपको कि कैसे वेव नेचर आया, पार्टिकल नेचर आया, सब चीज़ बढ़िया है, ठीक है ना। इन्होंने बस पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट के बारे में बताया था। तो ये फेल टू एक्सप्लेन हो गया, मतलब ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए, किस चीज़ को, फेल टू एक्सप्लेन, इंटरफेरेंस को नहीं कर पाए, इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन को नहीं कर पाए एक्सप्लेन, डिफ्रैक्शन को नहीं कर पाए एक्सप्लेन, डिफ्रैक्शन को, एक्सेट्रा, ठीक है ना। मतलब जो भी वेव नेचर ऑफ लाइट से हो सकता है उसको एक्सप्लेन ये नहीं कर पाए, ठीक है ना। अब देखो, अब तो एक दुविधा आन पड़ी कि हाँ भाई इंटरफेरेंस नहीं हो रहा है, पोलराइजेशन, डिफ्रैक्शन, मतलब ये सब एक्सप्लेन नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो एक साइंटिस्ट आते हैं, सेकंड साइंटिस्ट, ठीक है, सेकंड साइंटिस्ट आते हैं अपना ह्यूजेन साहब। अब ह्यूजेन साहब आते हैं, ह्यूजेन साहब, अब ये जो है ना, ये अपना थ्योरी देते हैं। जैसे कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी ऑफ लाइट न्यूटन साहब ने दिया था, वैसे ही ह्यूजेन साहब देते हैं अपना एक थ्योरी, वो है अपना वेव थ्योरी ऑफ लाइट, और थोड़ा सा गड़बड़ी भी कर देते हैं, ठीक है ना। उसको मैक्सवेल सुधारता है, ठीक है ना। मतलब हर एक चीज़ का लिमिटेशन है। इसका लिमिटेशन क्या निकला, इसका लिमिटेशन यही निकला कि जो अपना न्यूटन था वो फेल टू एक्सप्लेन करेगा किस चीज़ को, इंटरफेरेंस को, पोलराइजेशन को, डिफ्रैक्शन को, जिस चीज़ को करेक्ट करते हैं ह्यूजेन, लेकिन इन्होंने भी कुछ गलत किया। आगे समझ में आएगा कि करेक्ट कौन करता है, आके मैक्सवेल करता है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे वेव थ्योरी ऑफ लाइट ये बोलता है कि लाइट जो है ना भैया एक मैकेनिकल वेव है, लाइट इज ए मैकेनिकल वेव। अब मैकेनिकल वेव समझ में आता है क्या होता है, मैकेनिकल वेव, और मैकेनिकल वेव में भी लॉन्गिट्यूडनल वेव है,
ले भाई इन्होंने ये बोल दिया लॉन्गिट्यूडिनल वेव है। और आपको समझ में आना चाहिए कि मैकेनिकल वेव ऐसा वेव होता है जो मीडियम चाहिए प्रोपेगेशन के लिए। लेकिन आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में क्या पढ़ा है कि लाइट डज नॉट रिक्वायर इन मीडियम, वैक्यूम में भी ट्रेवल कर लेता है वो, पढ़ा है ना। तो यहाँ पे तो ये बोल रहे हैं मैकेनिकल वेव, और मैकेनिकल वेव बोलते हुए बोलते हैं कि नीड्स मीडियम, क्योंकि मैकेनिकल वेव का ही मतलब होता है कि मीडियम चाहिए। और ये मीडियम के नाम पे क्या बोलते हैं कि यूनिवर्स में जो है ना ईथर मीडियम फैला हुआ है, और उस ईथर मीडियम में अपना लाइट जो है प्रोपेगेट करता है। समझ में आया आपको, समझ में आया। लेकिन इस मैकेनिकल वेव इन्होंने बोला, वेव तो बोला ना, और इस वेव नेचर ऑफ लाइट से समझ में आ रहा है ना, मतलब वेव थ्योरी ऑफ लाइट से ये एक्सप्लेन कर देते हैं इंटरफेरेंस को, पोलराइजेशन को और डिफ्रैक्शन को। क्या कर देते हैं, एक्सप्लेन कर देते हैं डिफ्रैक्शन को, इंटरफेरेंस को और पोलराइजेशन को, पोलराइजेशन को, ठीक है ना। लेकिन गड़बड़ी यहाँ पे की है इन्होंने। अब देखिए, अब इस गड़बड़ी को अब आता है मैक्सवेल। मैक्सवेल बोलता है अरे भैया तू क्या कर दिया यार ह्यूजन, ये वेव थ्योरी ऑफ लाइट में तूने क्यों बोल दिया लाइट को मैकेनिकल वेव। लाइट तो भैया मैकेनिकल वेव है ही नहीं, और इसमें ही मैकेनिकल लॉन्गिट्यूडिनल वेव बोल रहा है। ठीक है भाई, इधर देखो, अब आता है अपना मैक्सवेल। मैक्सवेल कहता है बहुत बड़ी गड़बड़ी कर दिया है तूने। अब देखिए इस गड़बड़ी को मैं कैसे सुधारता हूँ। अब मैक्सवेल आता है, ये देता है अपना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। इसका डिटेल जो है आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में पढ़ना है, जब मैं पढ़ाऊंगा तब मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। अब इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी में क्या बोलता है ये, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी में ये बोलता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी में ये बोलता है, ये कहता है कि जो भैया लाइट है ना, लाइट एक नॉन मैकेनिकल वेव है, उसमें भी ट्रांसवर्स वेव है। समझ में आ रहा है ना, नॉन मैकेनिकल वेव है। इन्होंने क्या बोला था कि लाइट एक मैकेनिकल वेव है जिसको मीडियम चाहिए, और इन्होंने बोल दिया था ईथर मीडियम चाहिए। लेकिन ये बोलता है कि लाइट इज ए नॉन मैकेनिकल वेव, नॉन मैकेनिकल वेव, ठीक है, नॉन मैकेनिकल वेव है। इसमें भी कौन सा वेव है, ट्रांसवर्स वेव, ट्रांसवर्स, नॉन मैकेनिकल ट्रांसवर्स वेव, मतलब कोई मीडियम नहीं चाहिए, नीड्स नो मीडियम, नीड्स नो मीडियम, नीड्स नो मीडियम फॉर इट्स प्रोपेगेशन, फॉर इट्स प्रोपेगेशन, प्रोपेगेशन के लिए कोई मीडियम नहीं चाहिए। और इन्होंने ये भी बोला कि लाइट जो है ना वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ठीक है ना। लाइट क्या है, लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, EMR से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ठीक है ना। चलिए इसे नोट कीजिए, मैं आपको और बताता हूँ कि आगे क्या हुआ इसके, ठीक है ना। यहाँ तक इंटरेस्टिंग लगा आपको, लगा होगा, चलिए फटाफट नोट कीजिए इसे। नोट कर लिया आपने, देखिए यहाँ पे नेक्स्ट जो है वो आता है अपना मैक्स प्लैंक। और मैक्स प्लैंक क्या देता है, ठीक है ना। आपने तीनों तो पढ़ लिया कि हाँ न्यूटन साहब ने क्या बोला, ह्यूजन साहब ने क्या बोला, ठीक है ना, और ये अपना मैक्सवेल ने क्या बोला। अब आते हैं मैक्स प्लैंक, मैक्स प्लैंक वही प्लैंक कांस्टेंट वाला, ठीक है ना। अब देखिए मैक्स प्लैंक जो है ना ये अपना देता है क्वांटम थ्योरी, ठीक है ना, मतलब प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। क्वांटम क्या होता है बता रहा हूँ, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। अब प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के अनुसार ये बोलते हैं कि लाइट जो है ना पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, लाइट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल, लाइट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। अब देखो, अब जैसे बोलते हैं ना लाइट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, तो लोग कहता है अरे भाई ये तो न्यूटन ने भी बोला था, ये बात घूम फिर के वहीं आ गए तुम, लाइट इज मेड ऑफ पार्टिकल, उसने भी तो बोला था लाइट पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। लेकिन ये तो संतुष्ट नहीं हो रहा था, किनसे, ह्यूजन से नहीं हो रहा था, मैक्सवेल से नहीं हो रहा था, वो वेव बोल रहे थे, ये पार्टिकल बोल रहा था। न्यूटन साहब तो मतलब समझ लीजिए कब के गुजर चुके थे उस समय, ठीक है ना। अभी मैक्स प्लैंक बोलता है, ठीक है ना, लाइट इज मेड ऑफ पार्टिकल। अब बोलता है कि डेड पार्टिकल इज नोन एज फोटोन। जो न्यूटन साहब ने बोला था कॉर्पसेल्स, उसको बोलता है ये डेड पार्टिकल इज नोन एज फोटोन, पार्टिकल इज नोन एज फोटोन, उस पार्टिकल को फोटोन बोला जाता है। और उस फोटोन को ये बोलता है डिस्क्रीट एनर्जी पैकेट्स होते हैं, डिस्क्रीट मतलब अलग अलग एनर्जी पैकेट्स, एनर्जी पैकेट्स मतलब जो लाइट ट्रेवल करके आ रहा वो एनर्जी पैकेट्स के फॉर्म में। ऐसे ये मान लो ये सन है, ठीक है ना, ये सन है, इससे अगर लाइट आ रहा है तो ऐसे आ रहा है पैकेट्स के फॉर्म में, पैकेट्स के फॉर्म में, पैकेट्स के फॉर्म में। लेकिन इसी कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स के पैकेट्स को, कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स के पैकेट्स को ये क्या बोलते हैं, ये क्या बोलते हैं, मैक्स प्लैंक इसको फोटोन बोलते हैं। ये क्या है, अपना फोटोन है, फोटोन, ठीक है भैया।
अब ये इनके अनुसार था, ठीक है ना। और इस पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट से जो ये बताया इन्होंने मैक्स प्लैंक साहब ने, इसके हेल्प से इन्होंने एक्सप्लेन कर दिया अपना कौन कौन सा चीज़ एक्सप्लेन किया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जिसको बहुत डिटेल में पढ़ना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है ना, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। दूसरा एक्सप्लेन किया इन्होंने ब्लैक बॉडी रेडिएशन, BBR, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। एंड सेकेंड कॉम्पटन इफेक्ट। अब देखो इन तीनों में से समझ लीजिए कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक ऐसा टॉपिक है जो इस डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन का समझ लीजिए जान है। इस टॉपिक को से जो है ना एक सवाल मिलता है। इस टॉपिक को बहुत अच्छे से डील करेंगे आने वाले नेक्स्ट क्लास में, मतलब तीसरा क्लास में, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे तो देखिए अपना मैक्स प्लैंक चाचा आते हैं, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी देते हैं, उसके अनुसार बोलते हैं कि लाइट जो है ये भी पार्टिकल से मिलकर बना हुआ, लेकिन उस पार्टिकल को हम फोटोन बोलते हैं, और जो फोटोन होता है डिस्क्रीट एनर्जी पैकेट्स होते हैं, मतलब एक होता है छोटा चीज़, समझ रहे हैं ना, छोटा एनर्जी पैकेट्स होते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी फील्ड होता है, और सारा को मिला दिया जाए तो एक लाइट बनता है, ऐसा ये बोलते हैं, ठीक है ना। और ये क्या करते हैं मतलब अपने पार्टिकल ऑफ लाइट के हेल्प से एक्सप्लेन कर देते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ब्लैक बॉडी रेडिएशन और कॉम्पटन इफेक्ट, समझे। लेकिन तब भी क्या होता है, मतलब ना लोग संतुष्ट नहीं होता है, बोलता है कि न्यूटन कुछ और बोला, ह्यूजन कुछ और बोला, मैक्सवेल कुछ और बोला, तुम कुछ और बोल रहे हो, प्लैंक कैसे चलेगा, समझ में आ रहा। तब भी एक क्या होता है, एक हिस्ट्री का स्टूडेंट होता है जिसका नाम होता है डी ब्रोगली, सोचता है भाई ये चल क्या रहा है दुनिया में, लाइट के ऊपर तो मतलब पूरा तमाशा फैला दिया है सब, दिस इज द मैटर ऑफ कंसर्न। लेकिन उसको फिजिक्स तो आता नहीं है, बट ही वॉज इंटरेस्टेड टू नो कि लाइट एक वेव है, कि लाइट एक पार्टिकल है, लाइट एक वेव है कि लाइट एक पार्टिकल है। सोचता है ना कि काम करता हूँ, फिजिक्स पढ़ लेता हूँ, उसके बाद मैं इस गुत्थी को सुलझाने का कोशिश करूँगा। सोचता है अपने दिमाग लगाता है, तो बोलता है मैं फिजिक्स पढ़ूँ तो किससे पढ़ूँ। तो क्या करता है ना, उस टाइम के मतलब जिस टाइम में डी ब्रोगली था उस समय एक संस्कार सर होते हैं, उनके पास जाता है और उनसे बोलता है संस्कार सर हमको फिजिक्स पढ़ा दीजिए ना, फिजिक्स पढ़ा दीजिएगा तो मैं जो है ना हिस्ट्री के स्टूडेंट से फिजिक्स का भी स्टूडेंट बन जाऊँगा और मैं इस लाइट की गुत्थी को समझा दूँगा। तो मेरे पास आता है तो बोलता है फिजिक्स पढ़ाने के लिए मुझे गुरु दक्षिणा भी देता है, 11 लाख रुपया देता है, तुम दे सकते हो तो आओ पढ़ो मुझसे, अभी तो फ्री में पढ़ रहा हूँ ना यूट्यूब पे, देखो। तो मेरे पास आता है, मैं उसको बेसिक मैथ सिखाता हूँ, वेक्टर सिखाता हूँ, काइनेमेटिक्स सिखाता हूँ, सर्कुलर मोशन सिखाता हूँ, रोटेशनल मोशन सिखाता हूँ, एसएचएम वेव्स हर चीज़ सिखा देता हूँ, पूरा 12th पढ़ा देता हूँ, 11th पढ़ा देता हूँ, PhD करा देता हूँ। वो PhD 1913 में कर लेता है मेरे से, ठीक है ना, PhD कर लेता है फिजिक्स में। और फिजिक्स में PhD करने के बाद तब उसको समझ में आता है अरे भाई ये लाइट जो है ना ही पार्टिकल है ना ही वेव है, ये भाई इसका बिहेवियर है। क्या बोलना चाहते हैं सर, नहीं समझ में आ रहा है हमको, कुछ बढ़िया समझाइए ना। आइए समझाते हैं। देखिए अब आता है अपना एंट्री होता है भैया डी ब्रोगली का, जो गेम चेंजर होता है डी ब्रोगली। सोचो भाई हिस्ट्री का स्टूडेंट, ये होता है हिस्ट्री का स्टूडेंट और ये घुस जाता है फिजिक्स पढ़ के, समझ में आ रहा है ना, फिजिक्स पढ़ के फिजिक्स में PhD करके ये घुस जाता है फिजिक्स में लाइट की गुत्थी को समझाने के लिए। और ये बोलता है भाई देखो लाइट जो है ना ही वेव है ना ही पार्टिकल है, लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो दोनों नेचर शो करता है, दोनों नेचर शो करता है। जैसे मैं समझाऊं तो आपको, देखिए पहले मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, उसके बाद आपको समझ में आएगा इस लाइट के बिहेवियर को। मान लीजिए मैं संस्कार कुमार, समझ में आ रहा है ना, मैं अपने बाबू सोना के पास जाऊंगा तो उसके सामने एक मेरा अलग बिहेवियर होगा, मैं अपने पेरेंट्स के सामने जाऊंगा तो उसके सामने एक अलग बिहेवियर होगा, मैं अपने दोस्त के साथ रहूंगा तो उसके साथ एक अलग बिहेवियर होगा, लेकिन मैं अपने भाई के साथ रहूंगा तो उसके साथ एक अलग बिहेवियर होगा। बाबू सोना से हम वो बात कर सकते हैं, मतलब जो हम अपने पेरेंट्स से कर सकते हैं नहीं कर सकते, जो अपने बाबू सोना से कर सकते हो पेरेंट्स से कर सकते कभी नहीं कर सकते, जो अपने भाई से कर सकते हो अपने पेरेंट्स से कर सकते कभी नहीं कर, जो अपने दोस्त से कर सकते हैं वो अपने भाई से कर सकते कभी नहीं कर सकते हैं। समझ में आ रहा है ना, मतलब हर एक जगह, मतलब इंसान वही है, संस्कार एक ही है, लेकिन डिफरेंट लोगों के चलते उसको अपना बिहेवियर चेंज करना पड़ रहा है, वे ऑफ टॉकिंग चेंज करना पड़ रहा है, वे ऑफ लिविंग विथ देम चेंज करना पड़ रहा है। मतलब मेरा बिहेवियर जो है डिपेंड कर रहा है ऑन द पर्सन्स, वैसे ही लाइट का जो बिहेवियर है ना वो भी डिपेंड करता है कुछ चीज़ों पे। मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताने वाला हूँ कि लाइट जो है कभी बिहेव करता है पार्टिकल की तरह, कभी बिहेव करता है रे की तरह, कभी बिहेव करता है वेव की तरह। तो करता कब है, कुछ कंडीशंस होंगे तब मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। चलिए पहले इस डी ब्रोगली को समझिए, ठीक है ना। एग्जांपल समझ में आया आपको, मैंने क्या बोला, ठीक है ना। मेरा बिहेवियर डिपेंड किया किस पे, उन लोगों पे डिपेंड किया कि मैं कैसा बिहेव करूँगा उनके सामने, वैसे ही लाइट बिहेव करता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे
डी ब्रोगली जो होता है ना, एक हाइपोथेसिस देता है, हाइपोथेसिस जिसको बोला था डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। अब डी ब्रोगली चाहते हैं, बोलते हैं देखो भाई, नेचर जो है ना सिमिट्री को प्यार करता है। ये बोलते हैं कि नेचर लव्स सिमिट्री, नेचर लव्स सिमिट्री। सिमिट्री मतलब बैलेंस, मतलब इसको समानता बहुत ज़्यादा पसंद है नेचर को, समानता बहुत ज़्यादा पसंद है नेचर को, ठीक है ना, ठीक है। समानता नहीं बोल रहा हूँ, समानता, समानता एक्ट्रेस है, समानता का बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। अब ये बोलता है कि लाइट के पास डुअल नेचर होता है, लाइट हैज़ डुअल नेचर, डुअल नेचर। दूसरा स्टेटमेंट बोलता है कि लाइट इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, लाइट इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, फॉर्म ऑफ एनर्जी that sometimes behaves as particle and sometimes behaves as wave, डुअल नेचर का मतलब समझे ना, कि डुअल नेचर का मतलब दो तरफा काम, समझ में आ रहा ना, मतलब एक अलग बिहेवियर शो किया पार्टिकल का, एक अलग बिहेवियर से शो किया वेव का, ठीक है ना। इसी को बोला था डुअल नेचर, मतलब दोहरा बिहेवियर इसका। अब देखिए, अब ये जो दोहरा बिहेवियर है, अभी कितना खेल करता है इस चैप्टर में, ये आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे डुअल नेचर का मतलब समझ गया, मतलब एक वेव नेचर लिख दे रहा हूँ, नहीं तो आप फंसोगे, ठीक है ना। एंड पार्टिकल नेचर, हर तरह के स्टूडेंट है यहाँ पे, पार्टिकल नेचर। अब डी ब्रोगली तो ये गुत्थी समझा देता है, तो डी ब्रोगली से लोग पूछते हैं, अरे भाई तू एक बात बता, तू तो बोल दिया कि हाँ नेचर ऑफ सिमेट्री एंड लाइट हैज़ डुअल नेचर, लेकिन कैसे प्रूव करके तो दे हमको, मतलब कौन से कंडीशंस में। तो ये बताता है कि देखो कुछ कंडीशंस होते हैं जिसमें लाइट जो होता है, मतलब कुछ मतलब अपना पार्टिकल जैसा बिहेवियर शो करता है या वेव जैसा बिहेवियर शो करता है। आप कौन से कंडीशंस है मैं आपको अभी नेक्स्ट स्लाइड में बताने वाला हूँ। चलिए इसे नोट कीजिए, जल्दी नोट कीजिए, मैं अभी मिटाता हूँ और बता रहा हूँ आपको, ठीक है ना। नोट कीजिए जल्दी, फटाफट नोट कीजिए। कर लिया आपने, कर लिया, बताऊँ मैं, देखिए मैं बताता हूँ, देखिए पहले तो मिटा दूँ फिर बताऊँ। मैं आप लोगों का क्लास जो है समझ लीजिए कि लगभग 10 दिन से अभी ऑफ़ किया हुआ था, और ऑफ़ करने का कारण बस यही था ना कि मुझे डेंगू फीवर हो गया था, और डेंगू फीवर में ना कुछ भी नहीं सूझ रहा था। मैं कोशिश कर रहा था कि लेक्चर आप लोग का ले लूँ, लेकिन ले ही नहीं पा रहा था। कैसे भी समझिए कि 2-3 दिन पहले ठीक हुआ, और ठीक होने के बाद अभी आपके सामने हूँ। लेकिन कोई बात नहीं, जीवन है, सब कुछ चलता रहता है, अपने को आगे बढ़ते रहना है। फिर भी कोशिश करूँगा मैं पूरा कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए आपके सामने, ठीक है ना। देखिए नेक्स्ट हम जानते हैं कि कौन से कंडीशंस है जिसमें लाइट जो है रे की तरह बिहेव करेगा, पार्टिकल की तरह बिहेव करेगा, ठीक है ना, और वेव की तरह बिहेव करेगा। कंडीशंस ऑफ लाइट बिहेवियर ऑफ लाइट, कंडीशंस ऑफ बिहेवियर ऑफ लाइट। जैसे में हमारा कंडीशन क्या था, गर्लफ्रेंड के सामने, बाबू सोना के सामने कैसे बात करना है, वाइफ के सामने कैसे बात करना है। कंडीशंस होता है ना, कुछ कंडीशंस होता है, उसके अनुसार बात करना होता है। पापा के सामने कैसे बात करना है, भाई के सामने कैसे बात करना है। वैसे ही यहाँ पे जो लाइट है, समझ लीजिए कि लाइट कब बिहेव करेगा रे की तरफ, व्हेन लाइट बिहेव्स एज रे, व्हेन लाइट बिहेव्स एज रे, रे की तरह कब बिहेव करेगा लाइट। रे मतलब ये हो गया कुचुक लाइट आ रहा है, ऐसे समझ रहे हैं ना, ऐसे रे की तरह कब बिहेव करेगा। अब देखिए रे की तरह तब बिहेव करेगा व्हेन लाइट बिहेव्स एज रे, जब वेवलेंथ ऑफ लाइट जो होगा ना, ये बहुत कम होगा लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट से। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि कोई लाइट मुझसे आकर टकराएगा ना, जैसे मैं लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट मेरा बहुत ज़्यादा है, लेकिन वेवलेंथ कितना होता है, बहुत कम होता है लाइट का, बहुत कम, समझ रहा है ना। लेकिन मेरा जो साइज़ है बहुत ज़्यादा है। अगर मेरे से कोई लाइट आकर टकराता है या आपसे कोई लाइट आकर टकराता है तो हमेशा वो रे के फॉर्म में होगा, कभी भी पार्टिकल के फॉर्म में नहीं होगा, कभी भी वेव के फॉर्म में नहीं होगा। समझ में आया ना। देखिए यहाँ पे तो ये कहना है कि मतलब जो वेवलेंथ है लाइट का वो बहुत कम हो लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट से, ठीक है ना। देख लिया आप, ये हुआ अपना पहला कंडीशन, समझे। अब देखिए दूसरा कंडीशन अपना, व्हेन लाइट बिहेव्स एज
वेव की तरह कब बिहेव करेगा? वेव मतलब ऐसे, लाइट ऐसे चल रहा है, लाइट कुछ ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे ये तब होगा जब वेवलेंथ ऑफ लाइट जो है ना अप्रॉक्स बराबर हो लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट से। ये हो गया अपना सेकेंड कंडीशन, तब जाकर लाइट वेव की तरह बिहेव करेगा। मतलब पार्ट रे बिहेवियर के लिए है, वेव बिहेवियर के लिए है, और देखिए तीसरा थर्ड जो है अपना पार्टिकल की तरह कैसे बिहेव करेगा। व्हेन लाइट बिहेव्स एज पार्टिकल, व्हेन लाइट बिहेव्स एज पार्टिकल, लाइट पार्टिकल की तरह कैसे बिहेव करेगा भाई? देखो, जब भी लाइट किसी पार्टिकल से टकराता है, पार्टिकल मतलब इलेक्ट्रॉन से, प्रोटॉन से, न्यूट्रॉन से, अल्फा पार्टिकल से, टेस्ट मतलब जितने भी पार्टिकल एग्जिस्ट करते हैं इस दुनिया में, अगर उससे टकरा रहा है तब जाकर वो फोटोन की तरह बिहेव करेगा। मतलब फोटोन मतलब पार्टिकल की तरह बिहेव करेगा, ठीक है ना। क्योंकि पार्टिकल में अपने को फोटोन ही समझना है, ठीक है ना। फोटोन पे पूरा समझ लीजिए कि अभी मास्टर्स कर लेंगे आपको इस क्लास में, फोटोन पे मास्टर्स कराने वाला हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पे व्हेन लाइट बिहेव्स एज पार्टिकल, जब मतलब व्हेन लाइट बिहेव्स एज पार्टिकल, व्हेन इट interacts with इलेक्ट्रॉन चाचा, प्रोटॉन चाची, न्यूट्रॉन मामा एंड अल्फा पार्टिकल भैया एंड एक्सेट्रा दोस्त। मतलब इतने ही पार्टिकल्स हैं, समझे ना। मतलब जब पार्टिकल से जब भी इंटरेक्शन करेगा, कोई भी पार्टिकल से इंटरेक्ट करता है, तब जाकर वो बिहेव करेगा पार्टिकल की तरह। समझ रहे हैं ना। पार्टिकल मतलब यहाँ पे लिख लीजिए, पार्टिकल मत लिखिए यहाँ पे, फोटोन लिखिए, फोटोन, क्योंकि फोटोन पे हमको अच्छे से डील करना है, ठीक है ना। फोटोन की तरह कब बिहेव करेगा? फोटोन की तरह तब बिहेव करेगा जब लाइट इंटरेक्ट कर ले अपना इलेक्ट्रॉन से, प्रोटॉन से, न्यूट्रॉन से, अल्फा पार्टिकल से। समझ रहे हैं ना, समझे इस बात को। अब देखिए जो फोटोन का रिप्रेजेंटेशन होता है ना, फोटोन का रिप्रेजेंटेशन हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, फोटोन को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे। ये आर नहीं है, ये गामा का साइन है, समझ रहे हैं ना। ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। समझ में आया आपको? मैं जो भी बताया अभी समझ में आया? चलिए इसे नोट कीजिए, आपको मैं अभी फोटोन पे पूरे मास्टर्स कराने वाला हूँ, ठीक है ना। जल्दी फटाफट। नेक्स्ट जो अपना है वो है अपना क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट, और इसी में अपने को फोटोन के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ना है, ठीक है ना। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट, और जो क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट जो है ये दिए थे अपने एल्बर्ट आइंस्टाइन साहब, ठीक है ना। क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट, और मैक्स प्लैंक क्या दिया था? मैक्स प्लैंक दिया था अपना प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। और ये जो क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट हो, अगर लिखा है सिर्फ कि क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट किसने दिया था, तो लिखना बताना आपको एल्बर्ट आइंस्टाइन ने दिया था। लेकिन लिखिए कि प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी किसने दिया था, तो मैक्स प्लैंक ने दिया था, क्योंकि उसके नाम में ही प्लैंक आ रहा है। सीधी सी बात, इतना तो समझ जाओगे। किसने दिया था ये? गिवन बाई एल्बर्ट आइंस्टाइन। उसी के काम को, मतलब जो मैक्स प्लैंक था ना, उसी के काम को इन्होंने आगे बढ़ाया। मतलब उसी की सारी जो है चीज़ें पढ़ी, जो उसने मतलब अपने मतलब छपवाया था, उसकी सारी मतलब डिटेल्स पढ़ी, उसके एक्सपेरिमेंट्स को पढ़ा, और उसके बाद उससे इन्फ्लुएंस होकर इन्होंने काफ़ी सारा मतलब एक्सपेरिमेंट किया, और बहुत अच्छे से बताया फोटोन के बारे में, ठीक है ना। फोटोन की एनर्जी बताई, फ्रीक्वेंसी बताई, वेवलेंथ बताया, ठीक है ना। गिवन बाई एल्बर्ट आइंस्टाइन। और ये इन्फ्लुएंस किससे हुए थे? इन्फ्लुएंस्ड बाई वहीं प्लैंक साहब से, मैक्स प्लैंक, क्योंकि मैक्स प्लैंक ने ये बात जो ये बोलने वाले हैं, समझ लीजिए कि मैक्स प्लैंक ने ऑलरेडी बता दिया था वो बात, ठीक है ना। इन्फ्लुएंस्ड बाई मैक्स प्लैंक। अब देखिए क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट क्या बोलता है? क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट जो है ना, वो एक्सप्लेन करता है पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट को बहुत बढ़िया से, ठीक है ना। बहुत बढ़िया से एक्सप्लेन करता है। एक्सप्लेन पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, नेचर ऑफ लाइट। और पार्टिकल ऑफ नेचर ऑफ लाइट को बहुत अच्छे से पढ़ना है, ठीक है ना, बहुत डिटेल में। अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा और बहुत आगे तक लेके जाऊंगा, ठीक है ना। आज का क्लास थोड़ा सा लंबा होगा, क्योंकि बहुत दिन बाद मैं क्लास ले रहा हूँ, और समझ लीजिए कि आज का क्लास लंबा मैं नहीं ले सकता था, लेकिन कोशिश कर रहा हूँ लेने का, क्योंकि बहुत ज़्यादा पढ़ाना है। समझ लीजिए 6 महीने में आपको पूरा 12th बहुत अच्छे से आपके दिमाग में घुसा देना है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे, ठीक है, एक्सप्लेन किया पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट को। पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट को तो एक्सप्लेन किया, तो इसमें क्या बोलता है? ये बोलता है ना क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट कि लाइट इज मेड अप ऑफ collection of discrete energy packets known as फोटोन, जिसको क्या बुलाता है? फोटोन बुलाता है।
और फोटोन क्या होता है, डिस्क्रीट एनर्जी पैकेट्स होता है। मतलब ये बात तो सेम मैक्स प्लैंक ने भी बोला था, ठीक है ना। और इसमें नया क्या, आप देखो इन्होंने इसमें नया ये है ना कि एनर्जी ऑफ ईच फोटोन, एनर्जी ऑफ ईच फोटोन इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ frequency of vibration of photon, frequency of vibration of photon and Planck's constant, Planck's constant। चलिए भैया, मतलब सी बात ये बोल रहा है ना कि एनर्जी ऑफ ईच फोटोन, ईपी मतलब एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू एच एफ, यही बात बोलना चाहते हैं। जो ऊपर स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखा हुआ है उसको मैं इक्वेशन के फॉर्म में ऐसे लिखा कि एनर्जी ऑफ ईच फोटोन इज इक्वल टू द प्रोडक्ट किसका, प्लैंक्स कांस्टेंट का और फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ फोटोन का, ठीक है ना। समझे ये बात लिखा हुआ। अब देखिए, अब इसको किस किस फॉर्म में और लिखा जा सकता है मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए आप यहाँ पे देखिएगा ना, जो फ्रीक्वेंसी होता है ना वो सी बाई लेमदा होता है। ये क्या होता है, सी बाई लेमदा होता है। तो जब सी बाई लेमदा होता है फ्रीक्वेंसी, तो देखिए अब हम फ्रीक्वेंसी के जगह पे सी बाई लेमदा रखते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे रखिए एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू एच एफ लिखा आपने, ठीक है ना। इसको एच और एफ की जगह पे क्या लिख सकते हैं, सी बाई लेमदा, सी बाई लेमदा। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक समझ में आपको। चलिए अब देखिए, ये जो है एनर्जी ऑफ फोटोन को तो आपने लिख लिया कि हाँ एनर्जी ऑफ फोटोन बराबर एच एफ होता है और एच सी बाई लेमदा होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए एनर्जी ऑफ फोटोन जो है ये फ्रीक्वेंसी से कैसे रिलेटेड है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। मतलब हम ये बोल सकते हैं यहाँ पे इससे कि फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन अगर बढ़ रहा है, ठीक है ना, तो एनर्जी ऑफ फोटोन भी बढ़ेगा। कोई दिक्कत नहीं। हम ये बोल सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन अगर घट रहा है तो एनर्जी ऑफ फोटोन भी घटेगा। क्यों? क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन। यहाँ पे एच क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट है, जो कांस्टेंट है अभी मैं दिखाने वाला हूँ, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट है कि यहाँ पे जो एनर्जी ऑफ फोटोन है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है लेमदा के। इस रिलेशन से एनर्जी ऑफ फोटोन और इससे देखिएगा लेमदा के, क्योंकि एच और सी तो कांस्टेंट है। एच होता है प्लैंक्स कांस्टेंट जिसका कांस्टेंट वैल्यू होता है, और सी जो होता है स्पीड ऑफ लाइट, इसका भी कांस्टेंट वैल्यू होता है। समझे ना आप, समझे। तो इस रिलेशन में हम क्या बोल सकते हैं कि जब भी लेमदा बढ़ेगा तो एनर्जी ऑफ फोटोन क्या होगा, डिक्रीज करेगा, या लेमदा कम होगा तो एनर्जी ऑफ फोटोन क्या होगा, इंक्रीज होगा, क्योंकि इन दोनों के बीच में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे समझ गए ना, समझ गए, बहुत अच्छे से समझ गए। अब देखिए मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको कि जहाँ पे वेयर कौन क्या चीज़ है उसको जानना बहुत जरूरी। वेयर ईपी क्या है, एनर्जी ऑफ फोटोन, एनर्जी ऑफ फोटोन, ठीक है ना। एच क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक, जिसका वैल्यू कितना होता है, जिसका वैल्यू होता है अपना 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, ठीक है ना, जूल सेकेंड। इसका यूनिट होता है जूल सेकेंड। इट्स ओके। यहाँ पे एफ क्या होता है, ये होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ फोटोन, फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ फोटोन, फोटोन वाइब्रेट करता है उसी की फ्रीक्वेंसी, समझ रहे हैं ना। यहाँ पे सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है, कहाँ पे, वैक्यूम में, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। वो कितना होता है अपना, ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हो ना, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। हो गया, समझ में आ गया। अब देखिए लेमदा क्या है, वेवलेंथ ऑफ फोटोन है, जगह है स्पेस, हाँ लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, वेवलेंथ ऑफ फोटोन, यहाँ तक समझ में आया आपको, समझ में आया हर एक चीज़। अपना ये क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट एल्बर्ट आइंस्टाइन ने दिया था, इन्फ्लुएंस्ड हुए थे किसके वर्क से, इन्फ्लुएंस्ड बाय मैक्स प्लैंक के वर्क से, ठीक है ना। और उसके बाद क्या किया है, मतलब एक्सप्लेन किया ये पार्टिकल ऑफ नेचर ऑफ लाइट को, ठीक है ना। बोला इन्होंने कि लाइट जो है कलेक्शन ऑफ डिस्क्रीट एनर्जी पैकेट से बना हुआ है जिसका नाम है फोटोन, और इसको क्वांटम थ्योरी क्यों बुलाता है, क्वांटम थ्योरी मतलब लाइट को के जो मतलब जो पार्टिकल होता है ना उसको क्वांटा बुलाते हैं, इसीलिए इसको क्वांटम थ्योरी बुलाता है, ठीक है ना। क्वांटा बुलाता है, क्वांटा, समझे आप, समझे, क्वांटा बुलाता है फोटोन को, दूसरा नाम क्वांटा भी है, इसलिए इसको क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट दिया गया है। उसके हिसाब से ये बोलते हैं कि हाँ एनर्जी जो है ना, एनर्जी ईच फोटोन का वो अपना एच न्यू होता है, मतलब एच इंटू एफ होता है, ठीक है ना। फ्रीक्वेंसी सी बाई लेमदा होता है, इसके अनुसार से ये फॉर्मूला है अपना, जिसका ये रिलेशन भी समझा आपको। आपको ये भी बता दें कि हाँ ये कौन सा चीज़ है, ठीक है। अब इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, हर एक चीज़ को यहाँ पर, ठीक है ना। चलिए इसे नोट कीजिए, नोट मत कीजिए अभी, रुकिए, एक चीज़ और लिखाता हूँ आपको। एक चीज़ और बच गया इसमें
क्या बचा? एक चीज़ और बच गया। कभी कभी क्या होता है ना, एग्जामिनर सवाल तो देता है लेकिन सवाल में कभी कभी यूनिट्स को ऐसे चेंज करता है कि दिमाग घूम जाता है। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि आपका दिमाग घूमे और इधर उधर आप भटके। उससे अच्छा इस फॉर्मूले को जो है ना याद तो रखें साथ में, इस वर्जन को, लेकिन उसके साथ ये भी याद रखें कि एनर्जी ऑफ फोटोन जो होता है ना 2 × 10⁻⁻25 लेमदा अगर मीटर में दिया हो तो जूल में आंसर लाने के लिए, ठीक है ना। अगर लेमदा मीटर में दिया हो, इसको कैसे समझेंगे, लेमदा अगर मीटर में दिया हो मतलब वेवलेंथ मीटर में दिया हुआ है सवाल में, तो जूल में आंसर लाना है तो 2 × 10⁻⁻25 अपन लेमदा कर देंगे, आंसर आ जाएगा। समझे, इसको ऐसे समझेंगे। अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया है तो 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर लाना है आपको। और लेमदा अगर दिया हुआ आपका लेमदा दिया हुआ होगा एंगस्ट्रॉम में, तो लेमदा एंगस्ट्रॉम में दिया आपको, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर लाना है तो 12400 अपन लेमदा कर देंगे, समझे ना। अगर आपको आंसर लाना है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लेकिन लेमदा जो है नैनोमीटर में दिया है तो 1240 से करेंगे, ठीक है ना। ये आप ध्यान रखिएगा, ये आपके बहुत सारे सवाल को आसान बना देगा। और समझ लीजिए कि जितना भी इस फॉर्मूला से रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन आया हुआ है ना एग्जाम में प्रीवियस ईयर में, इससे सोल्व हो जाएगा, समझे, सोल्व हो जाएगा। देखिए मैंने कन्वर्जन कैसे किया, मैं आपको यहाँ पे लिखा दे रहा हूँ। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है ना वो होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब नहीं भाई, वो तो चार्ज होता है, ठीक है ना। ये होता है अपना जूल, समझे। 1 एंगस्ट्रॉम जो होता है ना 1 एंगस्ट्रॉम ये होता है अपना 10⁻10 मीटर, कभी कभी 10⁻8 सेंटीमीटर भी जान लो, ये भी यूज हो जाता है, समझे। अब देखिए ये जो फॉर्मूला मैंने आपको जितना भी चीज़ लिखाया ये बस फोटोन के लिए वैलिड है, ना इलेक्ट्रॉन, ना टिटोन, ना पुटोन, ना गुटोन, किसी चीज़ के लिए भी वैलिड नहीं है। ये जस्ट वैलिड है किस चीज़ के लिए, नोट यहाँ पे कि एबव फार्मूला वैलिड ओनली फॉर फोटोन। एबव फार्मूला मतलब ये फार्मूला हो गया, ये हो गया, समझे ना। एबव फार्मूला वैलिड ओनली फॉर फोटोन, वैलिड ओनली फॉर फोटोन। काफ़ी घोंच पोछ हो गया बोर्ड पे ना, कोई बात नहीं, जैसे मैं आपको पढ़ाया हूँ वैसे कीजिए, कुछ घोंच पोछ नहीं नजर आएगा, ठीक है ना। चलिए इसे नोट कीजिए, बढ़ते हैं नेक्स्ट एनर्जी ऑफ लाइट की तरफ, ठीक है ना। नोट कर लिया आपने, देखिए अब नेक्स्ट जो अपना है ये है एनर्जी ऑफ लाइट। एनर्जी ऑफ लाइट सब इसी टॉपिक में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना, क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट में, ठीक है। एनर्जी ऑफ लाइट, अब एनर्जी ऑफ लाइट बोला जाए या भैया बीम बोला जाए, ठीक है ना, या रे बोला जाए या रेडिएशन बोला जाए, सब बात सेम है, ठीक है ना। अगर आपसे कोई पूछे कि चारों डिफरेंट है तो बोलो नहीं, ये सब लाइट के ही फॉर्म है, ठीक है ना, समझे इस बात को। देखो आप इससे पहले आपको बताया एनर्जी ऑफ फोटोन, बहुत अच्छे से पढ़ा। अब देखिए इसको, अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, मैं पूछूँ व्हाट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, तो आप क्या बताओगे? आप बोलोगे सर ये तो बहुत आसान है, ये तो हम क्लास 7 से पढ़ते आ रहे हैं, सेल, सीधी सी बात है। मैं बोलूँ आपसे कि व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइट, वो लाइफ था तो आपने सेल बोला, मैं लाइट के बारे में पूछ रहा हूँ, तो आप क्या बताओगे? आप बोलोगे कि सर फोटोन होगा, इससे पहले तो पढ़ के आए, तो लिखो यार, सीधी बात है, इसी से चमकेगा आप हर चीज़, ठीक है ना। तो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइट इज फोटोन, मतलब फोटोन से ही लाइट मिलके बना हुआ है, यही कह सकते हैं ना। कोई दिक्कत नहीं। मैं आपसे पूछूँ एक बात बताओ, आधा फोटोन पॉसिबल है? नहीं, एक ही फोटोन पॉसिबल है, समझ रहे हैं ना, एक फोटोन पॉसिबल, आधा फोटोन तो पॉसिबल है ही नहीं। अब मैं क्यों बोल रहा हूँ मैं आपको समझाऊंगा, देखिए यहाँ पे बढ़िया से, पहले ये समझिए यहाँ पे कि देखिए एनर्जी ऑफ लाइट लिखा हुआ है, तो एनर्जी ऑफ जो फोटोन होता था, एनर्जी ऑफ फोटोन वो होता था अपना HF या hc/λ, ठीक है, ये होता था अपना एनर्जी ऑफ फोटोन, ये होता था, ठीक है ना। मैं आपसे पूछ रहा हूँ एनर्जी ऑफ लाइट बताओ, तो एनर्जी ऑफ लाइट बताओगे, आप बोलोगे सर लाइट जो है वो फोटोन से मिलकर बना हुआ है। जब लाइट फोटोन से मिलकर बना हुआ है तो अगर एक फोटोन से मिलकर बना हुआ तो 1 HF हो जाएगा उसकी एनर्जी, 2 फोटोन से मिलकर बना हुआ तो 2 HF हो जाएगा उसकी एनर्जी, 3 फोटोन से मिला हुआ है तो 3 HF हो जाएगा, 10 फोटोन से तो 10 HF हो जाएगा, 20 फोटोन से तो 20 HF हो जाएगा, 1000 फोटोन से तो 1000 HF हो जाएगा। समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाहता हूँ? मतलब ये कहना चाहता हूँ कि जितने फोटोन से मिलकर बना हुआ है उतना HF हो जाएगा, ठीक है ना, या उतना hc/λ हो जाएगा। समझे आप इस बात को? तो इसको हम जनरल टर्म में लिखते हैं। तो एनर्जी ऑफ जो लाइट है ना वो n टाइम्स ऑफ एनर्जी ऑफ फोटोन है। बताओ मैंने कुछ गलत बोला? n क्या है? n एक नंबर है, n यहाँ पे क्या है? n = 1 2 3 4 डैश एक पॉजिटिव नंबर होगा, ठीक है ना। लेकिन n क्या नहीं हो सकता? n हाफ नहीं हो सकता, मतलब हाफ कहने का मतलब यहाँ पे ऐसे लिखो, फ्रैक्शन नहीं हो सकता। n क्या नहीं हो सकता? फ्रैक्शन नहीं हो सकता। n का वैल्यू यहाँ पे 0 नहीं हो सकता।
एन का वैल्यू यहाँ पे निगेटिव नहीं हो सकता, एन का वैल्यू डेसिमल में नहीं हो सकता, समझ रहे हो ना, डेसिमल में नहीं हो सकता यहाँ पे एन का वैल्यू। समझे आप इस बात को, समझे इस बात को। तो एनर्जी ऑफ लाइट क्या होगा, एन टाइम्स ऑफ एनर्जी ऑफ फोटोन, मतलब जो एनर्जी ऑफ फोटोन है ना वो HF उसका एन से मल्टीप्लाई, एन यहाँ पे क्या है, एन है नंबर ऑफ फोटॉन्स, मतलब एन बोले तो एक्चुअल क्या है यहाँ पे नंबर ऑफ फोटॉन्स, और नंबर ऑफ फोटॉन्स कैन नॉट बी फ्रैक्शन, जीरो, निगेटिव, डेसिमल। समझे, समझे इस बात को, समझ गए होगे। देखो तो मैंने तो ये लिख दिया, तो इसको आप घेरा लगाओ, ये इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अब देखो, अब एनर्जी ऑफ लाइट को थोड़ा सा और बढ़िया से चमकाते हैं, ठीक है। तो एन टाइम्स ऑफ एनर्जी ऑफ फोटोन लिखा हुआ था, एन टाइम्स ऑफ HF लिख सकते हैं ना, क्योंकि एनर्जी ऑफ फोटोन क्या है, HF है, कोई दिक्कत नहीं। अब एन HF तो NHC बाई लेमदा भी लिख सकते हैं, NHC बाई लेमदा, ठीक है ना। समझे आप इस बात को, समझ गए। चलो अब देखो मैं एक नोटेबल पॉइंट लिखाता हूँ, ये बहुत ज़्यादा आसान है, ठीक है, बहुत ज़्यादा आसान है। देखिए नोटेबल पॉइंट क्या है, नोटेबल पॉइंट ये है कि एनर्जी ऑफ फोटोन इज क्वांटाइज्ड, फोटोन इज क्वांटाइज। इसका मतलब क्या है कि भाई एनर्जी ऑफ फोटोन इज क्वांटाइज का मतलब ये है, मैं बोलूँ सेल जो है ना, सेल उससे छोटा एग्जिस्ट नहीं कर सकता, मतलब इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है ही नहीं। बायो में पढ़े हो आप ना, नीट की तैयारी कर रहे हो तो पढ़े होगे, सेल से छोटा कुछ एग्जिस्ट नहीं कर सकता। अगर सेल में से कुछ भी निकाल के फेंक दिया जाए, सेल जिंदा ही नहीं रहेगा। सेल से छोटा कुछ एग्जिस्ट नहीं कर सकता। आधा सेल कभी एग्जिस्ट करेगा, वैसे आधा फोटोन नहीं एग्जिस्ट कर सकता। फोटोन एग्जिस्ट करेगा तो 1 फोटोन, 2 फोटोन, 3 फोटोन, 4 फोटोन, 5 फोटोन, 6 फोटोन, समझ रहे हो ना। 6.5 फोटोन हो ही नहीं सकता, 7.5 फोटोन हो ही नहीं सकता, समझ रहे हो ना। तो एन का जो वैल्यू होगा 1 2 3 4 यहाँ पे, मतलब फोटोन जो होंगे ना एक नंबर में होंगे, पॉजिटिव नंबर में, जो ना फ्रैक्शन होगा ना डेसिमल होगा, मतलब एक पॉजिटिव नंबर इंटीजर होगा, समझ गए ना, पॉजिटिव इंटीजर। अब देखो एनर्जी ऑफ फोटोन इज क्वांटाइज्ड, ठीक है। सो एनर्जी ऑफ लाइट इज ऑल्सो क्वांटाइज्ड, एनर्जी ऑफ लाइट इज ऑल्सो क्वांटाइज्ड, क्वांटाइज्ड मतलब समझ गए ना, क्वांटाइज्ड, समझ गए। तो देखो यहाँ पे, तो मैं पूछूँ आपसे कि एनर्जी ऑफ जो लाइट है क्या HF पॉसिबल है। आप बोलोगे सर एनर्जी ऑफ लाइट HF कैसे पॉसिबल है सर, एनर्जी ऑफ फोटोन HF होता है। देखो यहाँ पे एन का वैल्यू 1 रख के देखो ना, इस फार्मूले में एन का वैल्यू 1 रखोगे तो HF होगा ना, क्योंकि एन का वैल्यू 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। मान लो एक फोटोन, एक ही फोटोन है तो वहीं लाइट बनाए, ऐसी सी बात है। 2 फोटोन है तो लाइट में 2 फोटोन पार्टिसिपेट कर रहे हैं लाइट को बनाने में, 10 फोटोन है तो 10 फोटोन पार्टिसिपेट कर रहे हैं लाइट को बनाने में, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। अगर मैं बोलूँ आपसे एनर्जी ऑफ लाइट क्या 10 HF पॉसिबल है, या इसको 10 HC बाई लेमदा भी तो लिख सकते हैं, यस पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है, कोई दिक्कत नहीं। मैं पूछूँ आपसे कि क्या एनर्जी ऑफ लाइट -10 HC बाई लेमदा पॉसिबल है, तो आप बोलोगे नहीं पॉसिबल है, क्योंकि कभी निगेटिव हो ही नहीं सकता, कभी निगेटिव नहीं हो सकता, यहाँ पे निगेटिव नहीं हो सकता। मैं पूछूँ आपसे कि एनर्जी ऑफ लाइट जो है 2.5 HF पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है। मैं पूछूँ आपसे कि क्या एनर्जी ऑफ लाइट जो है 3/2 HF पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है, कभी भी नहीं पॉसिबल है। मैं आपसे पूछूँ कि क्या एनर्जी ऑफ लाइट ये हो गया ना, क्या 0 पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है। लाइट की एनर्जी, लाइट है तो उसकी एनर्जी तो होगी भाई ना, दिमाग लगा पा रहे हो। अरे लाइट है तो उसकी एनर्जी होगी, सीधी सी बात है। एनर्जी ऑफ लाइट 0 क्या कहने का मतलब क्या हुआ भाई, लाइट है तो एनर्जी होगी, सीधी सी बात है, लाइट है तो एनर्जी होगी, तो हम नहीं लिख सकते इसको एनर्जी ऑफ लाइट बराबर 0, समझे ना। तो ये भी पॉसिबल नहीं है, मतलब एन का वैल्यू आप 0 नहीं रख सकते वहाँ पे। ये समझ में आया आपको, समझ में आया, इतना ही था ये, ठीक है ना। चलिए इसे नोट कीजिए, नेक्स्ट मूव करते हैं। नाउ मूविंग टुवर्ड्स सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है ना। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं इससे रिलेटेड और मजा आएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, और ये जो है ना इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बहुत ज़्यादा खेला कर देता है आपका आकर क्वेश्चंस में, तो इसको बहुत ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये मैं आपसे पूछूं कि आप बताओ रेस्ट मास ऑफ फोटोन, रेस्ट मास ऑफ फोटोन क्या होगा, मास ऑफ फोटोन क्या बताओगे, रेस्ट मास ऑफ फोटोन। आप बोलोगे कोई नंबर में होगा, मतलब कोई नॉन जीरो नंबर होगा या 0 होगा, आप बताओ। ये कुछ सूझ रहा है दिमाग में। देखिए रेस्ट मास ऑफ फोटोन, देखिए यहाँ पे आंसर छिपा हुआ है, रेस्ट मास ऑफ फोटोन। तो रेस्ट मास ऑफ फोटोन, कभी फोटोन क्या रेस्ट में रहता होगा, लाइट जो है अपने स्पीड से चलती है भाई, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड में। रेस्ट मास कहाँ से आएगा, रेस्ट में रहेगा तभी तो मास आएगा ना, तो इसलिए 0 लिखते हैं इसका, ठीक है ना। कभी भी ये सवाल आ जाए कि रेस्ट मास ऑफ फोटोन कितना होता है, तो आप बताओ कि रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज ऑलवेज 0, हमेशा, ऑलवेज, समझ रहे हो ना, ऑलवेज, ऑलवेज, कोई इसमें कंडीशन तुक्का ताकि नहीं लगाना है, ठीक है ना, ऑलवेज, हमेशा, आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। देखिए सेकंड, मैं आपसे पूछूं कि मिनिमम एनर्जी ऑफ लाइट कितना होता है, मिनिमम एनर्जी ऑफ लाइट, मिनिमम एनर्जी ऑफ लाइट क्या होता है, मिनिमम एनर्जी ऑफ लाइट।
तो आप बोलोगे मिनिमम एनर्जी ऑफ लाइट जो होता है ना इज इक्वल टू होता है एनर्जी ऑफ वन फोटोन, एनर्जी ऑफ ए फोटोन, मतलब एक फोटोन की एनर्जी के बराबर। आपको लिखाया था ना, क्या लिखाया था, ये वाला लिखाया था कि एनर्जी ऑफ लाइट जो होगा मिनिमम वो होगा, यहाँ पे ऐसे करते हैं, इज इक्वल टू एच एफ या एच सी बाई लेमदा। यहाँ पे 1 छुपा हुआ है, यहाँ पे भी 1 छुपा हुआ है, कहो तो लिख दूँ, चलो लिख देता हूँ। 1 लिखो या ना लिखो क्या फ़र्क पड़ता है, समझ में आ रहा है ना, ठीक है समझ में आ रहा है। अब देखिए जो थर्ड पॉइंट है अपना, देखिए थोड़ा सा आपको पटाखे की आवाज़ आ रही होंगी क्योंकि जस्ट अभी दिवाली का सेलिब्रेशन चल ही रहा है, तब मैं ये शूट कर रहा हूँ, ठीक है। तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो तो इसको डिस्टर्बेंस ना लेके उसको ये समझिएगा कि सर पढ़ा रहे हैं, हमें चुपचाप पढ़ना है, ठीक है, अच्छे बच्चे बनते हैं ना, ठीक है। देखिए यहाँ पे थर्ड जो है अपना, थर्ड है कि स्पीड ऑफ फोटोन इन वैक्यूम। वैक्यूम में क्या होता है स्पीड ऑफ फोटोन, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम बोला जाता है, कितना होता है, तो आप बोल रहे 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड बोलते हो ना। तो लाइट क्या फोटोन से मिल के बना हुआ ना, मतलब फोटोन ही तो उससे स्पीड से चलती है तो पूरा लाइट चलता है, तो सीधी सी बात है वहीं लिखेंगे, मतलब ये इक्वल टू होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड को सी भी बोला जाता है ना सी। और आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में पढ़े होगे, अगर नहीं पढ़े होगे तो मैं आपको पढ़ाऊंगा, सी को लिखा जाता है 1/√μ0ε0। इस बात को ध्यान रखें कृपया, ठीक है ना, मैं बताऊंगा वहाँ पे, ठीक है। देखिए थर्ड फोर्थ जो है, मैं आपसे पूछूँ कि इसका स्पीड बताओ आप मीडियम में, स्पीड ऑफ फोटोन इन एनी मीडियम, फोटोन इन मीडियम। अब मीडियम में इसका स्पीड कितना हो सकता है, मीडियम में होता है ना ये म्यू टाइम से घट जाता है, मतलब c/μ हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे c/μ को ऐसे भी लिख सकते हो, c/√μr∈r, ठीक है ना। इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1/√μm∈m। अब बोलोगे सर ये कहाँ से लिख दिया, हमको समझ में नहीं, समझाइए कृपया। आपको यहाँ पे समझने की जरूरत नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि जब मैं आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पढ़ाऊंगा तब मैं आपको वहाँ पे बताऊंगा, ठीक है ना। अभी बस जान लीजिए, जस्ट इतना होता है, मतलब म्यू टाइम से घट जाता है, और म्यू को ऐसे भी लिखा जा सकता है, और इसको तोड़ोगे तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है ना। मैं वहाँ पे लिखना सिखाऊंगा। देखिए फोर्थ नंबर पॉइंट, मैं पूछूँ आपसे कि आप बताओ चार्ज ऑफ फोटोन, बताओ चार्ज ऑफ फोटोन। फोटोन का चार्ज कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज जानते होता है, तभी तो चार्ज होता है, प्रोटॉन का चार्ज होता है, अल्फा पार्टिकल का चार्ज होता है, न्यूट्रॉन का चार्ज नहीं होता है। वैसे फोटोन का चार्ज होता है कि नहीं, फोटोन पर चार्ज होता है नहीं, फोटोन जो है ना न्यूट्रल होता है, मतलब जीरो होता है। मतलब यहाँ पे बोला जा सकता है कि चार्ज ऑफ, मतलब ऐसे मत लिखो, ऐसे लिखो, कैसे लिखो, थोड़ा बना के लिखो यार ढंग से, देखो ऐसे बोल सकते हो कि फोटोन इज न्यूट्रल, फोटोन इज न्यूट्रल एंड कैनॉट बी चार्ज, एंड कैनॉट बी चार्ज। इसको चार्ज भी नहीं किया जा सकता, समझ रहे हो ना, कैनॉट बी चार्ज, ठीक है, चार्ज नहीं किया जा सकता, फोटोन न्यूट्रल होता है, समझ गए ना। देखिए अब नेक्स्ट पॉइंट इसी से रिलेटेड है, फोटोन इज न्यूट्रल एंड कैनॉट बी चार्ज, सो फोटोन, इसको कंटिन्यू कर लीजिएगा, ठीक है ना। सो फोटोन कैनॉट डिविएट्स इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, मतलब इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड हो, मैग्नेटिक फील्ड हो या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड हो, उसमें डिविएट नहीं होता, क्योंकि भाई चार्ज है ही नहीं तो डिविएशन काहे का। अरे चार्ज भी तो होना चाहिए ना, बिना चार्ज का डिविएशन आप कैसे जान दोगे, आप पढ़े हो ना पूरा मैग्नेटिक वेक्टर इलेक्ट्रिक करंट, बिना चार्ज का डिविएशन होगा, पॉसिबल ही नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज ही नहीं, न्यूट्रल बॉडी रख दो, काहे का डिविएशन होगा ही नहीं, सीधी सी बात है, ठीक है, समझे ना आप। तो ठीक, इसलिए फोटोन जो है अपना न्यूट्रल है, क्या कि डिविएट नहीं होता। पहले क्या किया गया होगा, फोटोन को फेंका गया होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में, जैसे ही फोटोन को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में फेंका गया होगा, देखा गया होगा अरे भाई ये तो डिविएशन हो ही नहीं रहा है, तो उसी समय पता लगा दिया होगा, साइंटिस्ट पता लगा अरे भाई तो अनचार्ज है, इसीलिए तो नहीं हो रहा है डिविएशन, समझ गए ना। तो ऐसे पता लगाया गया होगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट अपना जो पॉइंट है वो 7 नंबर पॉइंट है। 7 नंबर पॉइंट ये तो देख लिया ना यहाँ तक, ठीक है, बहुत समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए मैं आपसे 7 नंबर पॉइंट ये बताना चाहता हूँ। देखिए फोटोन जो है ये अनचार्ज है, इसीलिए डिविएट नहीं होता इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में, लेकिन फोटोन के पास जो है ना रेस्ट मास तो जीरो होता है, लेकिन कुछ मूविंग मास होता है। जब लाइट चलता है तो उसके पास कुछ मूविंग मास होता है, और उस मूविंग मास के चलते वो ग्रेविटेशनल फील्ड में, समझ रहे हो ना, अट्रैक्ट हो जाता है। तो देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि फोटोन हैव सम मूविंग मास, फोटोन हैव सम मूविंग मास, सम मूविंग मास, सो
इट deviates in photon have some moving mass, so it deviates in gravitational field, समझ रहे हो ना, क्योंकि ग्रेविटेशनल फील्ड में तो कोई भी डिविएट हो जाएगा जिसपे मास होगा, वो तो 100% चार्ज भी होगा फिर भी डिविएट होगा, क्योंकि बिना मास का तो चार्ज एग्जिस्ट करता नहीं है, समझ रहे हो ना। जिसके पास मास है वो गारंटी है कि ग्रेविटेशनल फील्ड में जाकर डिविएट होने वाला है, और इसके पास रेस्ट मास 0 है, लेकिन इसके पास मूविंग मास होता है, और मूविंग मास कितना होता है मैं आपको पढ़ाऊंगा आने वाले 2-3 स्लाइड के बाद, ठीक है। समझ गए ना, समझ में। अब देखिए मैं इसको समझा दे रहा हूँ कैसे होता है। देखिए मान लीजिए कि ये अपना सन है, ठीक है ना, सन है, और इससे कुछ लाइट्स आ रही हैं ऐसे, लाइट्स आ रही हैं ऐसे, लाइट्स आ रही हैं ऐसे, ठीक है, लाइट्स आ रही हैं, ठीक है ना, ऐसे। अब यहाँ पे मान लीजिए इधर से ऐसे लाइट आ रही है, इधर से ऐसे लाइट आ रही है, ठीक है, ये अपना है अर्थ, ठीक है ना, अर्थ। जैसे अर्थ के तरफ ये तो आएगा तो ऐसे टकराएगा, ऐसे टकराएगा, ऐसे टकराएगा, ठीक है ना, लेकिन ये जो है ना ये सीधा ना जाके थोड़ा सा ऐसे मुड़ के ऐसे जाएगा, ये सीधा ऐसे जाएगा, लेकिन यहाँ पे ऐसे मुड़ के ऐसे जाएगा थोड़ा सा, क्योंकि ये इसके पास क्या है, इस फोटोन है यहाँ पे, फोटोन है यहाँ पे, ठीक है ना, समझ में आ रहा है, फोटोन है, और फोटोन के पास क्या है, ये मूव कर रहा है तो मूविंग मास है, और मूविंग मास है अगर फोटोन के पास तो गारंटी है यहाँ पे तो ग्रेविटेशनल फील्ड लग जाएगा, इसके ग्रेविटेशनल फील्ड में अट्रैक्ट तो होगा ना, डिविएट तो होगा ना, समझ गया ना, यहाँ तक समझ में आया आपको। चलिए इसे नोट कीजिए, नेक्स्ट और कुछ पॉइंट्स मैं दिखाता हूँ। अब नेक्स्ट है अपना 8 नंबर पॉइंट। देखिए 8 नंबर पॉइंट जो है अपना, ये क्या बोलता है, ये बोलता है कि फोटॉन्स ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन, फोटॉन्स ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन मतलब फोटोन का जो ट्रेवलिंग है ना वो स्ट्रेट लाइन में होती है। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट देख देखिए अपना जो 9 नंबर पॉइंट है, ये क्या कहता है, ये बोलता है कि इन ए फोटोन पार्टिकल कोलिजन, मतलब कोई फोटोन है, ठीक है ना, और कोई पार्टिकल है, उसमें अगर कोलिजन होता है, लेट से मैं फॉर एग्जांपल आपको ले लूँ तो ले सकता हूँ, हाँ एग्जांपल ले लूँ तो ले लो आप कि फोटोन इलेक्ट्रॉन कोलिजन, फोटोन इलेक्ट्रॉन कोलिजन, ठीक है ना, ये भी एक कोलिजन होता है फोटोन और इलेक्ट्रॉन में, ठीक है ना। देखो कि इन ए फोटोन पार्टिकल कोलिजन, लेट से फोटोन इलेक्ट्रॉन कोलिजन, टोटल एनर्जी, ठीक है ना, टोटल मोमेंटम, टोटल मोमेंटम आर ऑलवेज कंजर्व्ड, ऑलवेज हमेशा, ऑलवेज कंजर्व्ड, बट द नंबर ऑफ फोटोन, द नंबर ऑफ फोटोन may not be conserved, may और may not be conserved, may not, may और may not एक ही बार लिखते हैं ना, थोड़ा सा स्पेस बचाना है, थोड़ा लिखना है, ठीक है ना, अंग्रेजी ग्रामर से ही कर दो, ठीक है ना। देखो और आर देखो यहाँ पे है कि इन ए फोटोन पार्टिकल कोलिजन टोटल एनर्जी टोटल मोमेंटम आर ऑलवेज कंजर्व्ड बट द नंबर ऑफ फोटोन मे बी कंजर्व्ड, मे बी कंजर्व्ड मतलब इसका मतलब हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, सही सी बात है। ग्रामेटिकल भी थोड़ा सही दिखते हैं ना, ग्रामर मेरी अच्छी है वैसे इसीलिए लिख रहा हूँ, ज़्यादा वर्ड्स का इस्तेमाल करने की क्या जरूरी है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे द फोटॉन्स मे बी एब्जॉर्ब्ड, मे बी एब्जॉर्ब्ड और न्यू फोटॉन्स मे बी क्रिएटेड, मे बी क्रिएटेड। अब देखो ये जो लिखा हुआ है इसको मैं बहुत अच्छे से समझाता हूँ, ठीक है ना, बहुत सुंदर सा प्यारा सा एग्जाम्पल दूंगा और आपके दिमाग में सेट करूंगा, ठीक है, बहुत ध्यान से देखिए यहाँ पे इन फोटोन पार्टिकल कोलिजन, ठीक है ना, मैं लेट से फोटोन इलेक्ट्रॉन कोलिजन बोला था। चलिए मैं क्या करता हूँ ना, देखिए यहाँ पे क्या करता हूँ, इसका एग्जाम्पल लेता हूँ। मान लो एक पहला एग्जाम्पल है ना, ये नंबर एग्जाम्पल लेता हूँ पेयर प्रोडक्शन का, पेयर प्रोडक्शन का, ठीक है ना, पेयर प्रोडक्शन का। अब मैं यहाँ पे लिखा हूँ क्या, फोटोन इलेक्ट्रॉन कोलिजन, फोटोन इलेक्ट्रॉन कोलिजन भी करा सकते हो या फोटोन पार्टिकल कोलिजन लिखा ना, पहले इसको समझो, ठीक है ना। फोटोन पार्टिकल, फोटोन से फोटोन का भी कोलिजन करा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। फोटोन से फोटोन का भी कोलिजन करा सकते हो, फोटोन से इलेक्ट्रॉन का भी कोलिजन करा सकते हो, फोटोन से प्रोटॉन का भी कोलिजन करा सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ पे पेयर प्रोडक्शन का एग्जाम्पल लेता हूँ, बहुत ज़्यादा सुंदर एग्जाम्पल है, इसीलिए लेना पड़ रहा है क्योंकि ये जो है आपके सिलेबस में, ठीक है, आपको समझ में आएगा बढ़िया से, ठीक है। देखिए यहाँ पे अब पेयर प्रोडक्शन, अब पेयर प्रोडक्शन देखा जाए तो ये होता क्या है, जब दो फोटोन आपस में टकराते हैं, ठीक है ना, तो एक इलेक्ट्रॉन का फॉर्मेशन होता है और दूसरा पॉजिट्रॉन का फॉर्मेशन होता है,
समझे क्या बोला? जब दो फोटॉन्स आपस में टकराते हैं तो इन दोनों चीज़ का फॉर्मेशन होता है। ये क्या है अपना? ये है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। ये क्या है अपना? ये है पॉजिट्रॉन, पॉजिट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या है? इलेक्ट्रॉन तो पार्टिकल है, ठीक है ना। और ये क्या है? एंटी पार्टिकल है। ये क्या है? एंटी पार्टिकल, एंटी पार्टिकल। समझे? समझे ना? एंटी पार्टिकल। अब देखो, अब देखो ये पेयर प्रोडक्शन हो गया अपना, ठीक है ना। समझ में आया ना? मतलब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे असली में देखा जाए खेला तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे मैं ऐसे करके दिखता हूँ। मैंने ये स्टेटमेंट लास्ट में क्या लिखा है कि द फोटोन मे बी एब्जॉर्ब और न्यू फोटॉन्स में बी क्रिएटेड। तो यहाँ पे फोटोन का एब्जॉर्प्शन हो जा रहा है, फोटोन एब्जॉर्ब्ड हेयर, फोटॉन्स एब्जॉर्ब हेयर। लेकिन यहाँ पे टोटल एनर्जी, टोटल मोमेंटम कंजर्व रहेगा हमेशा। क्यों? क्योंकि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, लेकिन जो मोमेंटम इधर का होगा वो मोमेंटम इधर का होगा। समझ गए ना? अब देखो दूसरा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ पेयर एनहिलेशन का। बी नंबर एग्जांपल जो है वो है पेयर एनहिलेशन, एनहिलेशन का, पेयर एनहिलेशन का, ठीक है। देखो यहाँ पे पेयर एनहिलेशन में क्या होता है, जस्ट इसका अपोजिट होता है। मतलब दिस इज द अपोजिट ऑफ पेयर प्रोडक्शन। जैसे मैं मान लो दो, मतलब एक इलेक्ट्रॉन और दूसरा पॉजिट्रॉन आपस में मिलके दो फोटॉन्स बना लिया, दो फोटॉन्स बना दिया। अब जो दो फोटॉन जो बनाया, ये दो फोटॉन बनाया, तो इसमें क्या हुआ, इसमें तो फोटॉन एब्जॉर्ब हो रहा था लेकिन इसमें फोटॉन का क्रिएशन हुआ। तो इसमें लिखा था ना मे बी एब्जॉर्ब और मे न्यू फोटॉन्स मे बी क्रिएटेड। मतलब यहाँ पे क्रिएटेड हो रहा है फोटॉन्स, मतलब फोटॉन्स क्रिएटेड हेयर, फोटॉन्स क्रिएटेड हेयर। समझ रहे हो ना? क्रिएटेड हेयर। समझ गए? समझ गए? बहुत अच्छे समझ में आया ये स्टेटमेंट, समझ में आया मैंने क्या लिखा? समझ गए ना? देखो अब नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट अपना आता है ये 10 नंबर पॉइंट है कि जो स्पीड ऑफ फोटोन जो होता है ना, ये स्पीड ऑफ लाइट जो होता है वो कभी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करता है। लिखाता हूँ फिर समझाऊंगा, ठीक है ना। देखो स्पीड ऑफ लाइट और स्पीड ऑफ फोटोन, स्पीड ऑफ फोटोन सेम ही बात है क्योंकि लाइट भी तो फोटोन से मिलकर बना हुआ है ना। स्पीड ऑफ फोटोन डज नॉट डिपेंड्स अपॉन, डज नॉट डिपेंड्स अपॉन, डिपेंड्स अपॉन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब कहाँ से देख रहे हो तुम, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, रेफरेंस। एंड इज ऑलवेज कांस्टेंट, एंड इज ऑलवेज कांस्टेंट एंड इक्वल टू सी, इक्वल टू सी इज इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। समझ रहे हो ना? ये वैक्यूम में ही बोला जा रहा है, अगर नहीं कुछ बोला जाए तो वैक्यूम का बोला जाता है, ठीक है ना। देखो यहाँ पे अब इतना होगा हमेशा, मतलब एक स्टेटमेंट यहाँ पे एक लिखा जाता है ऐसे मैथमेटिकल फॉर्म में, सी प्लस माइनस सी जो होता है ना वो सी के बराबर होता है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि देखिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब जहाँ से देखा जा रहा है। अगर मैं यहाँ पे रेस्ट में हूँ, अगर फ्लैश लाइट आता है, फ्लैश लाइट आता है तो हमेशा वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड से ही आएगा। लेकिन मैं अगर हेलीकॉप्टर से भी चल रहा हूँ और कोई मेरे को लाइट दिख रहा है, हेलीकॉप्टर से भी चल रहा हूँ, लाइट मेरे को दिख रहा है, तब भी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड से। समझ में आ रहा ना? अगर मान लीजिए किसी प्लेन में बैठा दिया जाए जिसका 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है और कोई लाइट आ रहा है, तो मैं उस प्लेन से भी जिसका स्पीड लाइट, स्पीड ऑफ लाइट के बराबर है, अगर उससे भी मैं देखूँ ना तो वो भी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड से ही लाइट आना दिखाई देगा। इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है सी प्लस माइनस सी बराबर सी। मतलब सी में स्पीड ऑफ लाइट जोड़ दो, स्पीड ऑफ लाइट में स्पीड ऑफ लाइट जोड़ दो, समझ रहे हो ना, तो स्पीड ऑफ लाइट नहीं आएगा। या स्पीड ऑफ लाइट में से स्पीड ऑफ लाइट घटा लो तब भी स्पीड ऑफ लाइट ही आएगा। समझ रहे हो ना? कहना क्या चाहता हूँ? कहना ये चाहता हूँ कि किसी प्लेन में बैठ गए हम, उसका स्पीड ऑफ लाइट के बराबर स्पीड है और कोई लाइट छोड़ा जा रहा है, तब भी वो स्पीड ऑफ लाइट के बराबर ही हम देख पाएंगे। समझ में आ रहा है? समझिए आप, समझे आप, समझे आप। चलिए चलिए इसे नोट कीजिए जल्दी फटाफट। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं, ठीक है ना। देखिए नेक्स्ट पॉइंट अपना 11 नंबर पॉइंट है, और 11 नंबर पॉइंट जो है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में भी पढ़ाया जाता है, लेकिन मैं आपको यहीं पे बता रहा हूँ, ठीक है ना। वहाँ पे पढ़ाऊँगा तब वहाँ पर भी बताऊँगा, वहाँ पे थोड़ा सा ब्रॉड रेंज में बताऊँगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये जो है ना मैं बताने वाला हूँ आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। और यहाँ पे समझाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपने एनर्जी ऑफ लाइट, एनर्जी ऑफ फोटोन पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे स्पेक्ट्रम। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो होता है ना उसमें रेडिएशंस होते हैं। अब रेडिएशंस को अरेंज किया गया होता है कैसे, मैं बता रहा हूँ आपको। देखो यहाँ पे ये होता है सी वाई एक्स यू भी आई एम आर, सी वाई एक्स यू भी आई एम आर। थोड़ा सा
डिस्टेंस पे हो गया CYX, ठीक है। अब देखो ये जो है ना C से होता है कॉस्मिक रेस, ये गामा रेस, ये गामा लिखा हुआ है, जस्ट याद करने के लिए मैंने लिखा है CYX UV-IMR, CYX UV-IMR, CYX UV-IMR, आपको ऐसे याद करना है, ठीक है ना, CYX UV-IMR, आप समझ लीजिए। C से होता है यहाँ पे क्या, C से होता है कॉस्मिक रेस, कॉस्मिक रेस, ठीक है ना। ये होता है गामा रेस, गामा, गामा पहलवान, मामा पहलवान, ठीक है ना। अब देखो X जो होता है एक्स रेज, एक्स रेज, ठीक है। U होता है अल्ट्रा वायलेट, अल्ट्रा वायलेट, ठीक है ना। V होता है विजिबल रीजन, विजिबल रीजन। अपना I होता है इंफ्रारेड, इंफ्रा रेड। M होता है माइक्रोवेव, जिसमें खाना बनाते हैं, नहीं रे है भाई, ठीक है ना। और देखो R जो होता है ये होता है रेडियो वेव। इतना ही आपको जानना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में। ये नाम लिखा दिया, वैसे नहीं भी लिखा था, बता देता तब भी चलता, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे अब ये CYX UV-IMR, CYX UV-IMR। अब देखिए यहाँ पे हो गया कॉस्मिक, गामा, एक्सरे, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो वेव, ठीक है ना। अब देखिए ये जो है ना, इसको बताने का क्या तात्पर्य है मैं अभी बताऊंगा, लेकिन देखिए ये जो विजिबल रीजन होता है, ये भी से जो विजिबल रीजन मैंने लिखा है यहाँ पे, इसमें अपना होता है सतरंगी, VIBGY और VIBGYOR, ठीक है ना। ये होता है इसमें VIBGYOR, इसमें VIBGYOR होता है, समझ गया ना। इसमें क्या होता है, VIBGYOR होता है, ठीक है, VIBGYOR होता है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि यहाँ पे मैंने ये क्यों बताया, ठीक है। देखिए यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊँ, इसको थोड़ा सा नीचे करते हैं क्योंकि कुछ लिखाना बाकी है, ठीक है ना। देखो यहाँ पे अब मैं इधर से इधर मूव करता हूँ, ठीक है ना। इसमें भी इधर से इधर मूव करता हूँ, ठीक है। जैसे मैं इधर से इधर मूव करूँगा इसमें, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में, तो इसमें क्या होता है पता है आपको, लैम्डा बढ़ता है, लैम्डा बढ़ता है। उसके चलते फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन जो होता है ना वो कम होता है, ठीक है, और एनर्जी भी कम होता है। क्यों होता है कम, कैसे लिख दिया आपने, ये मैं बता रहा हूँ कैसे लिख दिया आपने। ये पढ़ा है ना, एनर्जी जो होता है ना, वो एनर्जी ऑफ फोटोन वो HF होता है और hc/λ होता है। कोई दिक्कत है यहाँ तक, कोई दिक्कत, ये होता है ना यहाँ पे कोई गड़बड़ी नहीं। हम इसको तो ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि देखो भाई H जो है कांस्टेंट होता है, यहाँ पे C भी कांस्टेंट होता है, तो एनर्जी ऑफ फोटोन जो होता है ना, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा होता है। देखिए अब देखिए इसके अनुसार हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जैसे लैम्डा बढ़ता है ऐसे वेवलेंथ बढ़ता है। आपको जस्ट ध्यान रखना है, ऐसे वेवलेंथ बढ़ता है। थोड़ा गंदा है, इस लाइन को सही करते हैं, चलिए कोशिश थोड़ी सी सही हुई, ठीक है ना। ऐसे क्या होता है, वेवलेंथ बढ़ता है। आपको याद रखना है कि जैसे C से हम R की तरफ जाते हैं, मतलब CYX UV-IMR इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में जैसे इधर से इधर बढ़ते हैं, ठीक है ना। आपको ये याद रखना है लैम्डा बढ़ता है, जस्ट लैम्डा बढ़ता है, आपको याद होगा तो सब चीज़ हो जाएगा। जैसे लैम्डा बढ़ा तो लैम्डा बढ़ा, इसको ये बढ़ा तो ये क्या होगा, इसको कम होना पड़ेगा और इसको भी कम होना पड़ेगा। इसीलिए लैम्डा बढ़ने से फ्रीक्वेंसी कम होगा, एनर्जी कम होगा। मतलब यहाँ बोला जाए कि इस स्पेक्ट्रम में यहाँ पे देखा जाए इसको, तो ये क्या है, हाईली एनर्जेटिक है, मतलब हाईएस्ट एनर्जी है इसके पास, ठीक है ना। और लोएस्ट वेवलेंथ सबसे ज़्यादा किसका है, लोएस्ट वेवलेंथ इसका है। हाईएस्ट एनर्जी, लोएस्ट वेवलेंथ और हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, ऐसे पूछा जा सकता है। वैसे देखिए अगर मैं इधर से इधर मूव करूँ, तो क्या होगा, वेवलेंथ कम होगा, लैम्डा कम होगा तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा तो एनर्जी बढ़ेगा। क्या होगा, लैम्डा कम होगा तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा, एनर्जी भी बढ़ेगा। बताओ यहाँ तक समझ में आया ना, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए वैसे सेम यहाँ पर भी होता है, सेम चीज़ होता है। वैसे जैसे हम यहाँ से लेफ्ट से राइट की तरफ बढ़ते हैं, इसमें भी क्या होता है, लैम्डा बढ़ता है, जिसके चलते फ्रीक्वेंसी कम होता है और एनर्जी कम होता है। सेम चीज़ वैसे ही जैसे हम इधर से इधर आते हैं, मतलब इधर से इधर आते हैं, इसको और एयर को सही बनाने दो यार, ये तो फंस जाओगे, ठीक है ना। इधर से इधर आते हैं, मतलब राइट से लेफ्ट आते हैं, तो इसके में लैम्डा क्या होता है, कम होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, बढ़ता है और एनर्जी भी बढ़ता है। मतलब सबसे ज़्यादा एनर्जी वायलेट का होता है, सबसे कम एनर्जी किसका होता है, रेड का होता है। समझ में आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। चलिए इसे नोट कीजिए जल्दी फटाफट। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट अपना 12 नंबर पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। देखिए मोमेंटम ऑफ फोटोन, और ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के जितने भी पॉइंट्स हैं ना, ये सब 4 चांद लगाने वाले हैं आपको। फोटोन से रिलेटेड हर एक चीज़ बताएगा यहाँ पे, ठीक है ना। पावर ऑफ लाइट देखेंगे, इंटेंसिटी ऑफ लाइट देखेंगे, फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन देखेंगे, ठीक है ना। इसमें रेडिएशन प्रेशर को समझेंगे बहुत अच्छे से, ठीक है। देखिए यहाँ पे अब मोमेंटम ऑफ फोटोन जो होता है, ठीक है, मोमेंटम पूछा है तो मोमेंटम क्या होता है, आपने न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में पढ़ा होगा कि मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी। कोई दिक्कत नहीं, मास इंटू वेलोसिटी होता है, मतलब P बराबर
मोमेंटम बराबर मास इंटू वेलोसिटी, लेकिन यहाँ पे फोटोन की वेलोसिटी चाहिए ना, मतलब सी का बात कर रहा है, तो पी बराबर हम एम सी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ठीक है, ये बहुत ज़्यादा आसान है, आपने लिख लिया, लेकिन इसको याद रखना जरूरी है, ई बराबर पी सी, ई बराबर पी सी मतलब इनर्जी ऑफ फोटोन जो होता है ना बराबर मोमेंटम ऑफ फोटोन इंटू स्पीड ऑफ लाइट होता है। इसको याद ऐसे रख सकते हो कि ई बराबर पी सी मतलब ई बराबर प्रियंका चोपड़ा या प्रेम चोपड़ा, नाम तो सुना होगा प्रेम चोपड़ा, ठीक है ना, वैसे याद रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब प्रियंका चोपड़ा रखो या प्रेम चोपड़ा, वो आपके ऊपर है, लेकिन ये जरूर याद होना चाहिए कि ई बराबर पी सी होता है। वेयर, मैं यहाँ पे बताऊँ, वेयर जो पी है वो है मोमेंटम ऑफ फोटोन, मोमेंटम ऑफ फोटोन, ठीक है ना। यहाँ पे m जो है ये मूविंग मास ऑफ फोटोन है, रेस्ट मास नहीं हो सकता, समझ में आ रहा है ना, मूविंग मास ऑफ फोटोन, मास ऑफ फोटोन है, मूविंग मास ऑफ फोटोन को नेक्स्ट में देखते हैं बहुत अच्छे, ठीक है। देखिए यहाँ पे c है स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ फोटोन या स्पीड ऑफ लाइट लिखो, स्पीड ऑफ फोटोन, और अपना e क्या है, e है इनर्जी ऑफ फोटोन, EP लिखो या ई लिखो, इनर्जी ऑफ फोटोन। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, फार्मूला को ध्यान रख लेना है बहुत अच्छे से। अब देखो जो नेक्स्ट अपना पॉइंट है वो है 30 नंबर पॉइंट, ये आता है मूविंग मास ऑफ फोटोन। तो आपसे बताया था ना कि ग्रेविटेशनल फील्ड में डिविएट होने का जो कारण होता है वो मूविंग मास ऑफ फोटोन होता है, ठीक है, रेस्ट मास ऑफ फोटोन नहीं, तो उसी को डील कर रहे हैं। मूविंग मास ऑफ फोटोन क्या होगा, मास ऑफ फोटोन, और जो फोटोन का मूविंग मास होता है भैया, इसमें बड़ा चक्रव्यूह है, आपको समझते हुए हर एक चीज़ को चलना पड़ेगा। देखिए इसका एक और नाम है, लिखा देता हूँ, क्योंकि अगर आप नहीं चाहता कि मैं आपको ये चीज़ ना बताऊं, और अगर नहीं बताऊं तो आप फंसिएगा। इसको इफेक्टिव मास ऑफ फोटोन भी बुलाता है। क्यों इफेक्टिव मास बुलाता है, क्योंकि रेस्ट मास तो वैसे भी गया, तो बचा गया मूविंग मास, इफेक्टिव मास ऑफ फोटोन, मास ऑफ फोटोन। भाई कसम से एक बात बोलूँ आप लोगों को, आई एम फीलिंग स्लीपी, मुझे अभी नींद आ रही है, लेकिन मुझे समझ लीजिए कि अभी 1 घंटा लगेंगे लेक्चर को शूट करने में, लेकिन मैं अभी सोऊंगा नहीं, क्योंकि मैं कसम खाया हूँ कि अब बहुत हो गया। लेक्चर में बहुत इनकन्सिस्टेंसी हो गई थी, फीवर हो गया था, सर्दियाँ हो गई थी, मतलब थोड़ा सा अजीब सा हो गया हो गया था हर एक चीज़। लेकिन मैं नहीं चाहता कि अब मैं छोड़ूँ किसी भी लेक्चर को, क्योंकि फीवर हो कोई दिक्कत नहीं, होता रहेगा फीवर, लेक्चर लो। अभी स्लीपी फील कर रहा हूँ, पूरा शरीर दर्द कर रहा, लेकिन फिर भी लेक्चर ले रहा हूँ आपका। तो आप भी कोशिश करें, अगर मैं ऐसे लगाऊंगा तो आप भी पढ़ाई कीजिए, समझ रहे हैं। देखिए यहाँ पे मूविंग मास ऑफ फोटोन या इफेक्टिव मास ऑफ फोटोन। अब मूविंग मास ऑफ फोटोन, इफेक्टिव मास ऑफ फोटोन कैसे लिख सकते हैं, एक तो यहाँ से लिख सकते हैं कि m बराबर p/c होता है और EP बराबर PC होता है, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं P बराबर EP/c लिख सकते हैं। P बराबर क्या होगा, EP/c, और EP को क्या लिख सकते हैं, मतलब एनर्जी ऑफ फोटोन को, एनर्जी ऑफ फोटोन होता है HF/c, या इसको hc/λ लिखेंगे, तो जैसे c/λ लिखेंगे ना, c से c कट जाएगा, h/λ आएगा, और P बराबर mc भी तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे देखिए इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं आप, P को क्या लिख सकते हैं, mc, तो m इंटू c², इसको mc² भी तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक कैसे आया समझ में, अरे ऐसे आया भाई। देखो P को क्या लिख सकते हो, P को लिख सकते हो तुम mc, मतलब मास, मूविंग मास इंटू स्पीड ऑफ लाइट, समझ रहे हो ना, मूविंग मास इंटू स्पीड ऑफ लाइट बोले स्पीड ऑफ फोटोन, सीधी सी बात है। तो EP बराबर mc², E बराबर mc² पढ़े हो ना, आइंस्टाइन का सबसे एनर्जी मास रिलेशन जो होता है वहीं, तो E बराबर mc² आ गया यहाँ पे, P क्या है mc, और यहाँ पे C है तो mc², कोई दिक्कत नहीं। वहाँ से आ गया P बराबर mc, नो प्रॉब्लम। अब इसको क्या कीजिए, घेर लगाइए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, डिफरेंट फॉर्म्स में आ सकता है, ठीक है। अब देखिए मैं नेक्स्ट आपसे बात कर रहा हूँ किस चीज़ पे, नेक्स्ट बात करता हूँ आपसे M पे, मूविंग मास ऑफ फोटोन पे, क्योंकि यही अपना टॉपिक है। अब M बराबर क्या लिखा जा सकता है, M बराबर लिखा जा सकता है PC/c² आएगा। यहाँ पे देखिए M बराबर क्या आएगा, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, M बराबर क्या आएगा, PC/c², देख लो करके, देख लो लिखा हुआ है यहाँ पे PC/c², M बराबर क्या आएगा, PC/c², एक सी से एक सी गायब हुआ, मतलब P/c, मूविंग मास क्या आ गया P/c, मतलब मोमेंटम ऑफ फोटोन बटे स्पीड ऑफ लाइट। कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ना कि यहाँ पे हो जाएगा P/c, मोमेंटम ऑफ फोटोन बटे c, कोई दिक्कत नहीं। अब मोमेंटम ऑफ फोटोन को यहाँ से क्या लिख सकते हैं, EP/c, मोमेंटम ऑफ फोटोन को क्या लिख सकते हैं, EP/c। तो आप बोलोगे कि सर यहाँ पे EP/c किसको लिखे हम, देखो यहाँ पे बहुत ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से, फंसना नहीं, ठीक है ना, क्योंकि देखिए एक जो है ना घुट के चला रहा हूँ आपको, ऐसे डायरेक्ट दे देता। अब बोलते कि हाँ
ये जो होता है ए पी बाई सी होता है, एच एफ बाई सी होता है, एच बाई लेमदा होता है, एम सी होता है। लेकिन मैं आपको बताया कि हाँ कैसे कैसे करते गया, हर एक फार्मूला बनते गया, मतलब डिफरेंट सारे फार्मूले हैं यहाँ पे। वैसे ही जो मूविंग मास है यहाँ पे पी बाई सी तो बता दिया कैसे हुआ, पी बाई सी यहाँ से अपना पी सी बटे सी स्क्वायर से पी बाई सी आ गया। लेकिन यहाँ पे पी को क्या लिख सकते हैं, पी इक्वल टू लिख सकते हैं ई पी बाई सी। तो ई पी बाई सी लिखो, लिख दिया ना। अब पहले का एक सी है तो इसका सी स्क्वायर। अब ई पी को क्या लिख सकते हो, एच एफ लिख सकते हो, तो एच एफ बटे सी स्क्वायर। बताओ 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 बताओ, यहाँ पे कुछ गड़बड़ी? कोई गड़बड़ी नहीं। अब इसको एच सी बाई लेमदा भी तो लिख सकते हो, तो एच सी बाई लेमदा जैसे लिखोगे तो एच एफ बटे सी स्क्वायर है ना, इसको लिखोगे एच सी बाई लेमदा बटे सी स्क्वायर, सी से सी घटा मतलब एच बाई लेमदा सी, एच बाई लेमदा सी। बताओ बताओ, कुछ गलत यहाँ पे, कुछ गड़बड़ी? कोई गड़बड़ी नहीं, समझ में आया ना, कोई गड़बड़ी नहीं। अब देखो यहाँ पे ये हो गया, इसको भी घेरा लगाओ। अब आप बताओ यहाँ पे आपको कौन सा चीज़ समझ में नहीं आया, यहाँ पे कौन सा चीज़ मतलब कुछ ऐसा लगा जो आपको समझ में नहीं आया हो? सोचो एक बार, सोचो बहुत अच्छे से। कोई भी चीज़ जो समझ में आपको नहीं आया हो, जल्दी जल्दी फटाफट, जल्दी जल्दी। सब आसान है, हर एक चीज़ समझ में आया आपको, ठीक है ना। देखिए मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ, कोई अगर टर्म का मतलब अगर आपको पता नहीं हो तो यहाँ पे समझिए। जहाँ पे वेयर जो एम है ना वो मूविंग मास ऑफ फोटोन है, ऊपर लिखा हुआ है। चलिए कोई बात नहीं, जब लिख दिया तो लिख दे रहा हूँ, मूविंग मास ऑफ फोटोन, मास ऑफ फोटोन, ठीक है ना। समझे आप, समझे? तो एक कड़ी से कड़ी मिला के आपको चलना है, इस फॉर्मूला को देखना है कि हाँ ये जो मोमेंटम ऑफ फोटोन आया ये कैसे कैसे आया, ये जो मूविंग मास ऑफ फोटोन आया ये कैसे कैसे आया, समझ ना। तब आपको ये फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नो रटना, यहाँ पे क्या लिखा हूँ, नो रट्टा, नो रट्टा, समझो एंड डिराइव करो, समझो एंड डिराइव करो, डिराइव करो, सीधी सी बात है। रट्टा मारना ही है, रट्टा मारोगे जाओगे कहाँ, किसी काम के नहीं रहोगे, ठीक है। चलिए इसे नोट कीजिए, नेक्स्ट मैं मूव करता हूँ। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट है अपना 14 नंबर पॉइंट, ठीक है। देखिए एक्स आई वी, ये है अपना पावर ऑफ लाइट, पावर ऑफ लाइट। अब बोलोगे आप कि सर पावर ऑफ लाइट क्यों, पावर ऑफ फोटोन क्यों नहीं? तो मैं बोलूँगा कि पावर ऑफ फोटोन डिफाइन नहीं है, पावर ऑफ लाइट बस डिफाइन होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख लो, यहाँ पे नोट करके लिख लो कि पावर ऑफ फोटोन इज नॉट डिफाइंड, पावर ऑफ फोटोन डिफाइंड नहीं है, इसलिए पावर ऑफ लाइट हमको पढ़ना है, ठीक है ना। अब देखो जो पावर ऑफ लाइट होता है ना, इसका डेफिनेशन मैं पहले लिखाता हूँ। ये बोलता है कि पावर ऑफ लाइट कि टोटल एनर्जी ऑफ लाइट, टोटल एनर्जी ऑफ लाइट फॉलिंग पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया नहीं, पर यूनिट एरिया नहीं, इंटेंसिटी में कहाँ घुस गया संस्कार सर? अरे कहाँ घुस जा रहे हो संस्कार बाबू? इंटेंसिटी में, इसके बाद इंटेंसिटी पढ़ाना है, ठीक है ना, उसमें एरिया आएगा, ठीक है ना। देखो टोटल एनर्जी ऑफ लाइट फॉलिंग पर यूनिट टाइम, ठीक है ना, मतलब पर यूनिट टाइम में कितना लाइट एनर्जी फॉल कर रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मैं बोल रहा हूँ आपको टी सेकंड में जो है ना, टी सेकंड में मतलब टी टाइम में एनर्जी ऑफ लाइट इतना फॉल कर रहा है, ई फॉल कर रहा है, ठीक है ना। तो एक सेकंड में कितना होगा, एक सेकंड मतलब पर यूनिट टाइम में, ठीक है ना, या इसको लिख सकते हो पर सेकंड और पर सेकंड, पर सेकंड इसका मतलब यही होता है, ठीक है ना। एक सेकंड में कितना होगा एनर्जी ऑफ लाइट बाई टाइम, और इसी को बोला जाता है पावर। मतलब एक सेकंड में मतलब पर यूनिट टाइम में कितना एनर्जी ऑफ लाइट फॉल कर रहा है, समझ में आ रहा ना, वही होता है पावर ऑफ लाइट। तो क्या होता है एनर्जी ऑफ लाइट बटे टाइम। तो ये डिफिनेशन को भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, मतलब पावर ऑफ लाइट बराबर होता है एनर्जी ऑफ लाइट बटे टाइम। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट जो है एनर्जी ऑफ लाइट बाई टाइम, इसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं NHF बाई टी, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं NHC बाई लेमदा टी, क्यों C बाई लेमदा इसको कर दिए फ्रीक्वेंसी के जगह पे, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, और इसमें कुछ छूट रहा है? कुछ नहीं छूट रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ से क्या करते हैं ना, एक और चीज़ लिखते हैं, एक और चीज़ लिखते हैं। मैं आपसे पूछूँ आप N बाई टी बताओ, N बाई टी को क्या लिखा जा सकता है? N बाई टी को, तो N बाई टी को बोलोगे आप N बाई टी इक्वल टू, यहाँ पे पावर के पास ले जाते हैं, तो N बाई टी इज इक्वल टू P लेमदा बाई HC, P लेमदा बटे HC, कोई दिक्कत? या P बटे HF, क्योंकि F को ही C बाई लेमदा लिखा जाता है, तो C बाई लेमदा हो जाएगा ऊपर। मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना। तो ये क्या लिखा हुआ है जो यहाँ पे मैं बताऊँ, वेयर N बराबर, ये तो नंबर ऑफ फोटोन है, लेकिन N बाई टी बराबर क्या है? N बराबर तो आप हमेशा जानते हुए आ रहे हो, तो N बराबर लिखाने का कोई यहाँ पे
तारुक बैठता ही नहीं है। देखो अब n बाई टी को लिखते हैं, n बाई टी जो है ना ये है नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड, फोटॉन्स फॉलिंग पर सेकेंड या पर यूनिट टाइम। समझ में आ रहा ना, आप समझ जाओ पर बढ़िया से, ठीक है। समझ में आपको n बाई टी के नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड। आप ये सब तो जानते हो, टी टाइम है, इस बात लैम्डा वेवलेंथ है, सी स्पीड ऑफ लाइट है, वगैरह वगैरह ये सब जानते हो। पीएल क्या है, पावर ऑफ लाइट है, ये चीज़ लिख दो, पीएल है पावर ऑफ लाइट, पावर ऑफ लाइट। पीएल को मोमेंटम मत समझ लेना, ठीक है ना, समझ रहे हो ना, नहीं तो मोमेंटम ऑफ लाइट समझ गया, ठीक है ना। देखो यहाँ पे अब ये तो हो गया, आपने देख लिया। अब देखिए इससे मतलब एक नेक्स्ट जो आ रहा है ना वो है अपना इंटेंसिटी ऑफ लाइट, और इंटेंसिटी ऑफ लाइट है अपना 15 नंबर पॉइंट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इंटेंसिटी ऑफ फोटोन नहीं डिफाइंड है, ठीक है ना, इंटेंसिटी ऑफ फोटोन इज़ नॉट डिफाइंड, फोटोन की इंटेंसिटी नहीं डिफाइंड है। समझ में आ रहा ना, लाइट की इंटेंसिटी डिफाइंड है, समझे। अब देखिए इसका डेफिनेशन मैं दिखाऊँ आपको, तो इसका होगा टोटल एनर्जी ऑफ लाइट, एनर्जी ऑफ लाइट फॉलिंग पर यूनिट, टोटल एनर्जी ऑफ लाइट फॉलिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। इसमें क्या लिखा हुआ था, इसमें लिखा हुआ था कि टोटल एनर्जी ऑफ लाइट फॉलिंग पर यूनिट टाइम, और यहाँ पे लिखा हुआ टोटल एनर्जी ऑफ लाइट फॉलिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। मतलब बोल सकते हैं कि इंटेंसिटी बराबर लिखा हुआ है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट बराबर एनर्जी ऑफ लाइट फॉलिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। इसको भी एक्सटेंड करते हैं, जैसे ऊपर वाले को एक्सटेंड किया ना, इसको भी एक्सटेंड करके लिखते हैं। देखो NHF/80 या NHF को C बाई लेमदा, लेमदा 80। बताओ यहाँ पे कुछ दिक्कत जल्दी जल्दी फटाफट बताओ जल्दी फटाफट, जल्दी कोई दिक्कत नहीं, मतलब उसको ही एक्सटेंड करके मैंने लिख दिया, ठीक है ना। अब देखो इसको भी घेरा लगाते हैं, चलो लगा लिए। अब मैं आपसे यहाँ पे पूछूँ, आप एक चीज़ बताओ। अब पूछोगे क्या सर, क्या पूछना चाहते हैं आप, आइए पूछते हैं। मैं पूछूँ यहाँ पे n/t बताओ, मतलब यहाँ पर भी नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड आपसे पूछ रहा हूँ। तो n/t को लिखोगे यहाँ पे लेमदा ए आई ए लेमदा बटे HC, आई ए लेमदा बटे HC। कहाँ से आया है, यहाँ पे देखिए और यहाँ पे देखिए, ये n/t को n/t यहाँ पर रहा तो लेमदा चला जाएगा ऊपर और HC आ जाएगा नीचे। समझ में आ रहा है ना, ए लेमदा ऊपर और HC आएगा नीचे, तो ऐसे लिख सकते हैं। या C बाई लेमदा है ना, तो फ्रीक्वेंसी बराबर क्या होता है, C बाई लेमदा, तो IA/HF लिख दो, IA/HF। क्या दिक्कत है। और एक और चीज़ जानो, एक और चीज़ यहाँ पे मिस मत करना इसको, यहाँ पे मैं नोट करके लिखा रहा हूँ, नोट कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज ऑल्सो नोन एज फोटॉन फ्लक्स, इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज ऑल्सो नोन एज फोटॉन फ्लक्स। तो कभी भी फोटॉन फ्लक्स से नाम से आए कोई भी चीज़ तो उसको इधर उधर का कुछ नहीं समझना, उसको समझना इंटेंसिटी ऑफ लाइट का बात हो रहा है, फोटॉन फ्लक्स। मैं इसको कैसे मिस कर सकता हूँ, ठीक है ना, समझ में आया आपको, समझ में आया। अब यहाँ पर भी जो n/t है, वेयर मैं लिखा दूँ, वेयर n/t इज इक्वल टू नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड या फॉलिंग पर सेकेंड या पर यूनिट टाइम, एक ही लिखो, समझ में आ जाएगा। इतने तो बेवकूफ़ तो हो नहीं आप, समझे आप, ठीक है। चलिए इसे नोट कीजिए। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट पॉइंट है अपना फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ फोटोन, ठीक है ना। इसको बहुत अच्छे से समझना है इंटेंसिटी से रिलेट करके, ठीक है ना। और इसके बाद जो है अपना लास्ट पॉइंट आएगा रेडिएशन प्रेशर, उसके बाद क्लास खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए आज का क्लास लंबा गया क्योंकि बहुत सारी चीज़ें पढ़ानी थी। मैं सोचा कि आज जो है ना मतलब सारी जो फोटोन से रिलेटेड बातें हैं उसको कर ले रहे हैं, फिर कल हम कुछ इस पर क्वेश्चंस कराएंगे और नेक्स्ट जो आएगा अपना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का आएगा और उस पर फिर क्वेश्चंस करेंगे और आएगा माइक्रोवेव और माइक्रोवेव पे क्वेश्चंस करेंगे, तो टोटल 6 लेक्चर्स। समझ में आ रहा है ना। तो देखिए यहाँ पे देरी नहीं करते हैं, ये अपना 17 नंबर पॉइंट और ये अपना क्या फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ फोटोन, फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ फोटोन, वाइब्रेशन ऑफ फोटोन। अब देखो भाई, फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ फोटोन। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होता है नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकेंड। कहाँ पे होता है फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकंड, जब आप ऑसिलेशन पढ़ रहे हो तब। लेकिन यहाँ पे फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन ऑफ फोटोन मतलब नंबर ऑफ वाइब्रेशन ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड। समझ में आया ना, समझ में आपको। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ये समझना है, ठीक है। तो देखिए मैं बताऊँ आपको, तो जो फ्रीक्वेंसी होता है ना,
ये ओनली डिपेंड्स अपॉन सोर्स, ओनली डिपेंड्स अपॉन सोर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, ध्यान लगा के देखिएगा। ओनली डिपेंड्स अपॉन सोर्स, सोर्स मत लिखिए, नेचर ऑफ सोर्स लिखिए। सोर्स क्या है? सोर्स तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसका नेचर पे डिपेंड करेगा ना। डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ सोर्स, नेचर ऑफ सोर्स, ठीक है, ठीक है। मतलब सोर्स चेंज होगा तभी जाकर फ्रीक्वेंसी चेंज होगा, लेकिन अगर सोर्स चेंज नहीं होता है तो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगा, फ्रीक्वेंसी सेम रहेगा, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे दूसरा पॉइंट, सेकंड नंबर पॉइंट देखिए, फिर मैं एक्सप्लेन करूँगा सारे को, ठीक है ना। देखिए दूसरा जो अपना पॉइंट है इसमें है कि फ्रीक्वेंसी डज नॉट डिपेंड्स अपॉन, फ्रीक्वेंसी डज नॉट डिपेंड्स अपॉन डिस्टेंस फ्रॉम सोर्स, डिस्टेंस फ्रॉम सोर्स एंड मीडियम। ना फ्रीक्वेंसी मीडियम पे डिपेंड करता है, ना डिस्टेंस फ्रॉम सोर्स से डिपेंड करता है। कहने का मतलब ये हुआ, देखिए मैं इसको समझाता हूँ, समझाऊँ? समझाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए यहाँ पे जैसे मैं लिख दूँ यहाँ पे, नोट करके देखिए इसका नोट, कि मैं लिख दूँ यहाँ पे ए नंबर, कि अगर सोर्स जो है सेम है, ठीक है ना, या सिंगल है, सवाल में आपको पता चलेगा कि सोर्स अगर सेम है या सिंगल है, या इन्फॉर्मेशन सोर्स का दिया ही नहीं है, इन्फॉर्मेशन ऑफ सोर्स इज नॉट गिवन, सोर्स इज नॉट गिवन, नॉट गिवन, तब यहाँ पे जो है ना फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होगा। क्यों? क्योंकि आपको क्या बताया, पहला पॉइंट जो कह रहा है, क्या कह रहा है, पहला पॉइंट कह रहा है कि फ्रीक्वेंसी ओनली डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ सोर्स। तो यहाँ पे सोर्स क्या बोला मैं, सोर्स बोला कि सोर्स जो है यहाँ पे सिंगल है या सेम है। अगर सिंगल या सेम है सोर्स तो भैया फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होगा ही, क्योंकि फ्रीक्वेंसी बस डिपेंड करता है नेचर ऑफ सोर्स पे। और सोर्स क्या है, सेम है, सिंगल है, मतलब एक ही सोर्स है, तो सोर्स चेंज हुआ ही नहीं तो फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होगा। सही सी बात है। फ्रीक्वेंसी तो और किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं करता, आप कुछ भी लाइए, दुनिया का कोई भी चीज़ लाइए, फ्रीक्वेंसी उस पर डिपेंड नहीं करेगा, बशर्ते नेचर ऑफ सोर्स के। समझ में आ रहा ना। देखिए तो मैं इससे कराना क्या चाहता हूँ, देखिए मैं आपको अभी क्या बताया था कि जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट होता है ना, वो होता है टोटल एनर्जी ऑफ लाइट फॉलिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। कोई दिक्कत नहीं। इसको ऐसे भी लिखाया था NHF/AT, इसको लिखा था NHC/λ/AT, और इसको एक और तरीका से लिख सकते हैं, शायद मैं भूल गया था, इसको और लिख सकते हैं, एनर्जी ऑफ लाइट बटे टाइम क्या होता है, पावर, तो पावर बटे एरिया भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। मतलब ये आपको मैं अभी कराया था। अब देखिए ये देखिए यहाँ पे कराया था ना। अब देखिए अब यहाँ से हम चीज़ क्या करते हैं ना, पिक करते हैं इसको, इंटेंसिटी इक्वल टू NHF/AT को, ठीक है, इसको पिक करते हैं, जस्ट इसको पिक करते हैं, ठीक है। अब इसको मैंने पिक किया तो मैं पूछूंगा आपसे कि n जो है नंबर ऑफ फोटोन है, h है प्लैंक्स कांस्टेंट, f है फ्रीक्वेंसी, a है एरिया और t है टाइम। तो यहाँ बताइए कौन कौन सा चीज़ इसमें कांस्टेंट है। n कांस्टेंट है नहीं, नंबर ऑफ फोटॉन्स लाइट में बदल सकते हैं, ठीक है ना। h कांस्टेंट है, हाँ यहाँ पे h कांस्टेंट है, h कांस्टेंट है। फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, हाँ फ्रीक्वेंसी इसके अनुसार कांस्टेंट है। अगर इसका अनुसार देखा जाए यहाँ पे तो इसके अनुसार क्या है, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, तो इसका अनुसार h कांस्टेंट है, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है। a और t जो है ये यहाँ पे इंटेंसिटी, मतलब यहाँ पे इंटेंसिटी की प्रॉपर्टी है ही नहीं, समझ लीजिए, यहाँ पे प्रॉपर्टी वो उसकी है ही नहीं, मतलब इसकी एक्सटर्नल प्रॉपर्टी है, इसकी इंटरनल प्रॉपर्टी नहीं है, एक्सटर्नल प्रॉपर्टी है। तो ये भी कांस्टेंट होगा, क्योंकि देखिए किसी भी क्रॉस सेक्शन एरिया से किसी भी पार्टिकुलर टाइम पे, वो तो क्रॉस सेक्शन एरिया कांस्टेंट ही रहेगा ना, पार्टिकुलर टाइम तो कांस्टेंट ही रहेगा ना, कितना इंटेंसिटी पास कर रहा है, समझे ना। तो ये भी कांस्टेंट हो गया। मतलब जो देखिए यहाँ पे देखना है यहीं तक, h कांस्टेंट पहले से, a और t तो कांस्टेंट होगा ही होगा, और फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट यहाँ पे हो जा रहा है, इसके चलते दिख रहा है, ठीक है ना। क्यों हो रहा है, क्योंकि सोर्स जो है हमारा सेम है, सिंगल है, जिसके चलते हमारा इंटेंसिटी जो है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n आ रहा है। मतलब इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n, मतलब इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फोटॉन्स आएगा। इतना समझ में आया आपको, समझ में आया ना। अब देखिए नेक्स्ट है बी नंबर पॉइंट, कि इफ़ सोर्स, अगर सोर्स जो है चेंज हो जाए, सोर्स अगर चेंज हो जाए मतलब फ्रीक्वेंसी नॉट कांस्टेंट, फ्रीक्वेंसी नॉट कांस्टेंट। अगर फ्रीक्वेंसी नहीं कांस्टेंट है तब यहाँ पे आप क्या करोगे, फ्रीक्वेंसी नहीं कांस्टेंट है तो यहाँ पे आपने इतना लगाया था ना, तीर मारा था ना, अब इसको ऐसे लिख दीजिए, इसको मिटाता हूँ, NHF/AT लिखा था ना, अब यहाँ से h की बस कांस्टेंट होगा, AT कांस्टेंट होगा, मतलब NF बच गया, क्योंकि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी जो है कांस्टेंट नहीं है, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट नहीं है तो हम लिख सकते हैं इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू NF। बताओ मैंने कुछ गलत लिखा, नहीं लिखा, ठीक है ना। अब यहाँ पे इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n हुआ, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, यहाँ पे नहीं हुआ, इसलिए NF हुआ। समझ में आ रहा ना। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, सवाल क्वेश्चन है अपना, पहला क्वेश्चन,
कि इंटेंसिटी डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी, ट्रू फॉल्स बताना है आपको। क्या बताना है क्वेश्चन में? ट्रू और फॉल्स बताना है कि क्या इंटेंसिटी डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पे? ट्रू होगा कि फॉल्स होगा? ट्रू होगा कि फॉल्स होगा बताओ। या फ्रीक्वेंसी डिपेंड करता है इंटेंसिटी पे? फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स अपॉन इंटेंसिटी। लगाओ थोड़ा सा दिमाग, सोचो और बताओ, सही सही बताओ। जो मैं पूछ रहा हूँ वो पढ़ा चुका हूँ ऑलरेडी, ठीक है ना। सोचो सोचो, 2 मिनट लो, 3 मिनट लो, समझो और सोचो बढ़िया से, तब समझ में आएगा आपको। सोच लो सोच लो, सोच लिया? सोच लिया? सोच लिया? क्या सोचा आपने? क्या सोचा? देखो, इंटेंसिटी डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी। हाँ भाई, इंटेंसिटी के ही फॉर्मूला में फ्रीक्वेंसी आ रहा है तो उस पर डिपेंड तो करेगा ना, तो ये ट्रू हुआ। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स अपॉन इंटेंसिटी। नहीं रे नहीं पगले, फ्रीक्वेंसी इंटेंसिटी पे डिपेंड करेगा ही नहीं। फ्रीक्वेंसी बस एक चीज पे डिपेंड करेगा, वो है अपना सोर्स पे डिपेंड करेगा। मतलब नेचर ऑफ सोर्स क्या, अगर सोर्स सेम है तो फ्रीक्वेंसी हमेशा सेम रहेगा, सोर्स बदलेगा तो फ्रीक्वेंसी बदलेगा। समझ में आ रहा ना? वैसे ही यहाँ पे फ्रीक्वेंसी जो है इंटेंसिटी पे डिपेंड करेगा ही नहीं। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि बस एक चीज पे डिपेंड करेगा। वनली दिखाऊंगा ना, वनली दिखाऊंगा। वनली का मतलब क्या होता है? बस एक चीज, सिर्फ 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 किस चीज पे डिपेंड करेगा? नेचर ऑफ सोर्स पे, नेचर ऑफ सोर्स पे, नेचर ऑफ सोर्स पे, नेचर ऑफ सोर्स पे। 10 बार बोल दिया, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये गलत स्टेटमेंट है, किसी भी चीज पे डिपेंड नहीं करने वाला नेचर ऑफ सोर्स के छोड़कर। समझ में आया ना? समझ में आया? अब देखो नेक्स्ट पॉइंट कुछ मैं दिखाता हूँ, यहीं पे मिटा रहा हूँ इसको, ठीक है ना। जल्दी इसको नोट करो, इसको नोट करो, 1 मिनट लेकर नोट करो जल्दी फटाफट। इससे रिलेटेड और कुछ पॉइंट है मैं लिखा रहा हूँ, जल्दी 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 फटाफट। हो गया? कर लिया नोट? देखिए मैं मिटा रहा हूँ इसे। देखो एक बार पढ़ो, ऐसा पढ़ो ना कि साला दोबारा पढ़ने का जरूरत ही ना पड़े। और मैं एक बार पढ़ाता हूँ, ऐसा पढ़ाता हूँ ना कि फिर दोबारा जो किसी टीचर का नोट्स जो है ना पढ़ने का जरूरत ना पड़े आपको, या किसी दूसर टीचर के पास भागने का जरूरत ना पड़े। समझ रहे हैं ना? तो जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ बहुत बेस्ट कंटेंट है, बहुत सोची समझी साजिश के तहत पढ़ा रहा हूँ आपको कि आपके दिमाग में हर एक चीज़ फिट कर देना है और हर एक चीज़ को समझा देना है। समझे ना? देखो यहाँ पे अब इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट है अपना, ये मैं बोलेगी फॉर पॉइंट सोर्स। फॉर पॉइंट सोर्स, पॉइंट सोर्स के लिए जो होता है ना, इंटेंसिटी जो होता है ना, इंटेंसिटी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस फ्रॉम सोर्स का होल स्क्वायर से। डिस्टेंस फ्रॉम, इसको एज इट इज रट लीजिएगा, सोर्स का होल स्क्वायर से। समझे ना? देखिए नेक्स्ट, फॉर लाइन सोर्स। फॉर लाइन सोर्स, इसको रट लेना है, सवाल आता है, ठीक है ना। इंटेंसिटी जो होता है वो इज इक्वल टू नहीं होता है ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस फ्रॉम सोर्स से। बस इसका कुछ पावर नहीं, ठीक है ना। पावर 1 कुछ नहीं, मतलब पावर 1 डिस्टेंस फ्रॉम सोर्स से। समझे बाबूआ? अरे समझ ला, अरे क्या बताओ तो समझ में आएगा? अरे समझे क्या बता रहे हैं? समझ में आया ना? देखिए ये आ गया ना। देखिए मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, एक क्वेश्चन को सोल्व करो। क्वेश्चन ये देना चाहता हूँ, यहाँ पे है क्वेश्चन, आ जाओ। ये मान लो एक पॉइंट सोर्स है, क्वेश्चन है कि गिवन ए पॉइंट सोर्स, पॉइंट सोर्स, और पॉइंट सोर्स जो है अपना ये है, ठीक है ना। इससे 2x डिस्टेंस पे, 2x डिस्टेंस पे एक यहाँ पे पॉइंट P है, और इसी से एक 4x डिस्टेंस पे यहाँ पे एक पॉइंट Q है। तो मैं पहला ये सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप इंटेंसिटी एट पॉइंट Q बटे इंटेंसिटी एट पॉइंट P, सॉरी P बटे Q होगा ना, P और Q आपको बताना है क्या होगा। और दूसरा सेकंड, फ्रीक्वेंसी एट पॉइंट Q बटे फ्रीक्वेंसी एट पॉइंट Q बराबर क्या होगा। सोचो समझो और बढ़िया से जवाब। तो क्या होगा आंसर? दिस इज पॉइंट सोर्स, दिस इज व्हाट, दिस इज पॉइंट सोर्स। और इसी पॉइंट सोर्स से अपना मतलब 2x डिस्टेंस पे एक P पॉइंट है और 4x डिस्टेंस पे एक Q पॉइंट है, ठीक है ना। अब P और Q पे आपको इंटेंसिटी का रेशियो बताना है और फ्रीक्वेंसी का रेशियो बताना है। क्या दिमाग लगा सकते हो? बोलो क्या दिमाग लगा सकते हो? सीधी दिमाग लगा सकते हो, बहुत आसान है। देखो पहला जो है ए का सॉल्यूशन मैं करता हूँ, ए का सॉल्यूशन करूँ तो मैं बोलूँगा कि देखो जो इंटेंसिटी है ना, तो इंटेंसिटी आपको बताऊँ कि पॉइंट सोर्स के लिए डिस्टेंस फ्रॉम सोर्स का होल स्क्वायर होता है। तो डिस्टेंस फ्रॉम सोर्स ये पॉइंट सोर्स है, डिस्टेंस फ्रॉम सोर्स P के लिए 2x है, डिस्टेंस फ्रॉम सोर्स Q के लिए 4x है। तो हम लिख सकते हैं इंटेंसिटी एट पॉइंट P
बटे इंटेंसिटी 8 पॉइंट क्यू बटे इज इक्वल टू 4x बटे 2x का होल स्क्वायर। कैसे हुआ, कैसे हुआ, ऐसे हुआ। यहाँ पे है ना इन्वर्सिबल प्रोपोर्शनल है ना, तो जो मतलब नीचे आ रहा था तो इस p के लिए क्या आएगा, p के लिए क्या आएगा 2x आएगा ना, तो 2x आएगा तो यहाँ पे नीचे आ जाएगा। क्यों, क्योंकि इसके लिए यहाँ पे लगा, q के लिए इसके ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो कट ही जाएगा यहाँ से, x से x कटा, 2 से 2 कटा, मतलब आंसर आ गया अपना 4:1। बहुत आसान, बहुत ज़्यादा आसान। अब देखिए b का सोल्यूशन मैं करता हूँ। अरे b का सोल्यूशन तो सीधा दिख रहा है 1:1। कैसे, क्योंकि फ्रीक्वेंसी जो है ना, अरे कच्छू पे डिपेंड नहीं करती भाई, सोर्स पे डिपेंड करती है। सोर्स क्या है, सिंगल है। सोर्स सिंगल है तो फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट मतलब जो भी फ्रीक्वेंसी यहाँ पे वो भी फ्रीक्वेंसी वहाँ यहाँ पे होगा, मतलब 1:1। रीजन क्या है, रीजन है सोर्स कांस्टेंट, सोर्स जो है सेम है। सोर्स क्या है, सेम है। सोर्स जब सेम है ना, मतलब p के लिए q के लिए सोर्स सेम है, तो सोर्स सेम है तो फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होगा। मतलब p पे जो फ्रीक्वेंसी होगा वहीं q पे फ्रीक्वेंसी होगा, पता नहीं कितना होगा, लेकिन दोनों तो होगा सेम, और दोनों को कटाओगे तो आंसर आएगा 1:1। बताओ इसमें कोई गड़बड़ी, सोचो सोचो, कुछ ऐसा लगा आपको, कुछ ऐसा लगा जो आपको गड़बड़ी लगा हो? समझ में आया ना आपको बढ़िया से, समझ में आया ना आपको बढ़िया से, ठीक है ना। देखिए अब यहाँ तक तो देख लिया आपने। चलिए एक दो और पॉइंट्स आपको लिखा देता हूँ। चलिए इससे पहले नोट कीजिए, मैं नेक्स्ट स्लाइड में लिखाता हूँ, ठीक है ना, नोट कीजिए इसे जल्दी। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द लास्ट टॉपिक ऑफ आवर लेक्चर, ठीक है ना। लास्ट टॉपिक है अपना रेडिएशन प्रेशर। इसको बहुत अच्छे से डील करते हैं, बहुत बढ़िया समझते हैं, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे, और यहीं पे आपको याद करवा दूंगा मैं, ठीक है। लास्ट पॉइंट है अपना, लास्ट पॉइंट ये हो गया अपना 18 नंबर पॉइंट, 18 19 नंबर पॉइंट शायद, ठीक है ना। पॉइंट से क्या मतलब है, समझ में आना चाहिए जो मैं पढ़ा रहा हूँ। अब ये जो है ये अपना रेडिएशन प्रेशर, रेडिएशन प्रेशर। अब रेडिएशन प्रेशर होता क्या है, मतलब रेडिएशन का प्रेशर, इसी से समझ में आ रहा है। मतलब जो रेडिएशन आ रहा है वो किसी ऑब्जेक्ट पे कितना प्रेशर लगा रहा है उसको बोला जाता है रेडिएशन प्रेशर। तो समझिए यहाँ पे मैं एक दे रहा हूँ कम्प्लीटली एब्जॉर्बिंग सरफेस का, कम्प्लीटली, कुछ केसेस हैं, ठीक है ना। कम्प्लीटली एब्जॉर्बिंग सरफेस मतलब कोई एक सरफेस है जो कम्प्लीटली एब्जॉर्ब कर लेता है कुछ इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन को, ठीक है ना। तब वहाँ पे रेडिएशन प्रेशर क्या होगा, क्या होगा, बनाता हूँ डायग्राम, रुक जाओ। जैसे मान लो ये एक सरफेस है, ठीक है ना, ये एक सरफेस है। यहाँ से एक इंटेंसिटी आई इंटेंसिटी का रेडिएशन आया, और इसको क्या किया ना, जैसे आया यहाँ से एब्जॉर्ब कर लिया, मतलब रिफ्लेक्ट कुछ हुआ ही नहीं। यहाँ से रिफ्लेक्ट होता तो ऐसे ऐसे आता, लेकिन ये जैसे गया वैसे एब्जॉर्ब हो गया, पूरा सरफेस में एब्जॉर्ब हो गया। अब जैसे सरफेस में एब्जॉर्ब हो गया तो एब्जॉर्ब होने के बाद क्या होगा, एब्जॉर्ब होने के बाद इसका कुछ हम रेडिएशन प्रेशर लिखेंगे, मतलब प्रेशर कितना लगा है, ठीक है ना। तो इसका रेडिएशन प्रेशर हम PR से रिप्रेजेंट करते हैं। रेडिएशन प्रेशर PR से अगर रिप्रेजेंट करते हैं तो लिखेंगे I/C, इसको रट लेना है। मतलब इंटेंसिटी, जितना इंटेंसिटी का है ना अपन स्पीड ऑफ फोटोन से या स्पीड ऑफ लाइट से कर देंगे, हो जाएगा, ठीक है ना, समझ में आ रहा ना। अब इसको देखिए, इंटेंसिटी को क्या लिख सकते हैं, P/A भी तो लिख सकते हैं ना, मतलब पावर ऑफ लाइट बटे एरिया लिख सकते हैं ना। बताओ, पावर ऑफ लाइट बटे एरिया लिखते थे, कैसे लिखते थे, मैं समझा देता हूँ। इंटेंसिटी बराबर आता था एनर्जी ऑफ लाइट पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, तो एनर्जी ऑफ लाइट बटे टाइम क्या होता था, ये पावर बटे एरिया। तो इंटेंसिटी को P/A लिख सकते हैं, मतलब ये इस इंटेंसिटी को P/A और ये C का C, मतलब P/AC। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए, तो ये जो आया ना, इसको आप ऐसे लिख लो यार, RP लिख लो, रेडिएशन प्रेशर, ठीक है ना। अब रेडिएशन में फोर्स बता रहा हूँ, रेडिएशन फोर्स, ठीक है ना, रेडिएशन फोर्स। ये हो गया रेडिएशन प्रेशर, ये हो गया रेडिएशन फोर्स। रेडिएशन प्रेशर फोर्स जो होता है ना, ये होता है अपना P/C। अब कैसे होता है मैं बता रहा हूँ आपको। देखिए जो रेडिएशन प्रेशर है ना, वो रेडिएशन फोर्स पर एरिया होगा। रेडिएशन प्रेशर क्या होगा, मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ रफ वर्क में। रेडिएशन प्रेशर जो होगा ना, वो रेडिएशन फोर्स बटे एरिया होगा, फोर्स बटे एरिया। अब बताओ यहाँ पे, अब यहाँ पे रेडिएशन प्रेशर के जगह पे हम रेडिएशन फोर्स बटे एरिया रखें तो एरिया से एरिया कट जाएगा, बचेगा क्या P/C, तो इसलिए P/C लिखा मैंने। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए सेकंड में B नंबर में आ रहा हूँ, कम्प्लीटली एब्जॉर्बिंग हो गया। अब कम्प्लीटली रिफ्लेक्टिंग सरफेस, कम्प्लीटली रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, समझ रहे हो ना, समझ में आ रहा है। ऐसा नहीं कि ऊपर ऊपर से जा रहा हो, ऊपर ऊपर से नहीं जाना चाहिए। बहुत आसान है, हर एक टॉपिक जो भी मैं पढ़ाया हूँ बहुत ज़्यादा अंदर घुस के डेप्थ में पढ़ाया हूँ, और ये तो बहुत ज़्यादा आसान टॉपिक चल रहा है, ठीक है ना। देखो अभी यहाँ पे ऐसे हुआ, ये अपना एक सरफेस, अभी सरफेस पे इंसिडेंट करता है आई इंटेंसिटी का फोटोन, ठीक है ना, और वो रिफ्लेक्ट हो जाता है फिर आई इंटेंसिटी। मतलब यहाँ पे क्या हुआ, कम्प्लीटली रिफ्लेक्टिंग का मतलब कुछ एब्जॉर्ब नहीं हुआ, कम्प्लीटली एब्जॉर्ब का मतलब कुछ भी रिफ्लेक्ट नहीं हुआ, मतलब जीरो रिफ्लेक्शन, यहाँ पे जीरो एब्जॉर्प्शन,
समझ में आ रहा है ना, ठीक है। तो डिफरेंट तरीके से बोल सकता है, आपको बस समझना है कि बात क्या कर रहा है, ठीक है ना, फील लेना है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या था, रेडिएशन प्रेशर I/C, तो यहाँ पे 2I/C होता है, रेडिएशन प्रेशर इक्वल टू 2I/C। और यहाँ पे P/AC हो ना, तो 2 के जगह पर 2 रखो, I को P/A लिखोगे तो 2P/AC, सीधी सी बात है, समझ में आना। अब वहीं पे रेडिएशन फोर्स वैसे ही होगा 2P/C, क्योंकि रेडिएशन फोर्स बट एरिया होगा, एरिया से एरिया कटेगा, 2P/C आ जाएगा। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं सर। अब देखिए नेक्स्ट बताइए। अब देखो मैं आपको नेक्स्ट बताता हूँ, सी नंबर पॉइंट, कि रेडिएशन प्रेशर इन टर्म्स ऑफ रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट, रेडिएशन प्रेशर इन टर्म्स ऑफ रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट। अब रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट को समझ लीजिए, मान लीजिए कि अगर हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं तो रेडिएशन प्रेशर क्या होगा रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट के टर्म्स में। बहुत इंपॉर्टेंट है जेई पॉइंट ऑफ व्यू से के टर्म्स में, समझ में आ रहा है ना। नीट पॉइंट ऑफ व्यू के टर्म्स में सोचे तो सवाल तो नहीं आता है, लेकिन आ सकता है, क्या दिक्कत है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक है ना। लेकिन जेई पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, समझे ना। देखिए यहाँ पे अब मैं देखूँ ना, जो रेडिएशन प्रेशर होता है ना, रेडिएशन प्रेशर वो होता है I/C 1 + सिग्मा। अब बोलोगे सर कैसे लिख दिया आपने, तो मैं डिराइव तो नहीं करवाऊँगा, फार्मूला इज फार्मूला, लेकिन मैं बता दूंगा आपको, दिमाग थोड़ा सा दिमाग का यूज करके कि ये फार्मूला क्यों सही है, ठीक है ना। मान लो कि हम सिग्मा का वैल्यू क्या करते हैं ना, इफ़ सिग्मा, अगर सिग्मा का वैल्यू हम रखते हैं 0, सिग्मा का वैल्यू 0 का मतलब, सिग्मा का वैल्यू 0 का मतलब क्या हो सकता है, सिग्मा का वैल्यू 0 का मतलब हुआ ना रिफ्लेक्शन जो है ना नहीं होगा, एब्जॉर्प्शन होगा, समझे। मतलब सिग्मा का वैल्यू 1 होता तो रिफ्लेक्शन 100% होता, सिग्मा का वैल्यू 0 मतलब रिफ्लेक्शन 0%, रिफ्लेक्शन 0% मतलब एब्जॉर्प्शन 100%, एब्जॉर्प्शन हुआ 100%, 100% एब्जॉर्प्शन हुआ। अब जब 100% एब्जॉर्प्शन हुआ तो एब्जॉर्प्शन के लिए कौन सा फॉर्मूला, कंप्लीटली, मतलब 100% एब्जॉर्प्शन मतलब कंप्लीटली एब्जॉर्प्शन, मतलब आना चाहिए I/C। तो देखो रेडिएशन प्रेशर I/C आ रहा है कि नहीं, करके देखो, यहाँ पे रखूँ सिग्मा का वैल्यू 0, सिग्मा का वैल्यू 0 हो गया तो क्या आ जाएगा, I/C आ जाएगा, रेडिएशन प्रेशर। समझ में आया, समझ में आएगा, बहुत आसान है। अगर मान लो सिग्मा का वैल्यू 1 है, इसका मतलब है कि 100% रिफ्लेक्शन होगा, 100% रिफ्लेक्शन, क्योंकि रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट ही सिग्मा, IC का वैल्यू 1 है, मतलब 100% रिफ्लेक्शन हुआ। समझ में आ रहा ना। अब 100% रिफ्लेक्शन के केस में अपना जो रेडिएशन प्रेशर आता था वो आता था 2I/C। देखिए करके रखिए सिग्मा का वैल्यू 1। अब जैसे ही यहाँ पे सिग्मा का वैल्यू आप 1 रखिएगा तो यहाँ पे 1 + 1 हो जाएगा 2, 2I/C आ गया। ओरे गुगली, ये तो बहुत आसान है भाई, इतना ज़्यादा आसान है भाई। अब समझ में आया सर, अब समझ में आया सर, हमको समझ में आया ना। देखिए यहाँ पे अब नेक्स्ट एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट के भी टर्म्स में देख लेते हैं, ठीक है ना, क्या दिक्कत है। रेडिएशन प्रेशर इन टर्म्स ऑफ रेडिएशन प्रेशर इन टर्म्स ऑफ एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट, एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट रो, इसका नाम देते हैं रो, रोने के लिए नहीं बोल रहे हैं, रो बोल रहे हैं। और इतना सब कुछ चिल्लाने लगो अभी, ठीक है ना। अब देखिए इसमें होगा जो रेडिएशन प्रेशर ना, ये आता है I/C 2 - रो। अब 2 - रो क्यों लिखा, चलिए इसका भी प्रूफ दे देते हैं। जैसे मानिए अगर हम सिग्मा नहीं, रो का वैल्यू 0 रखते हैं, मतलब 100% रिफ्लेक्शन, मतलब 2I/C आना चाहिए, रखो सिग्मा का वैल्यू 0 रखो, रो का वैल्यू 0 रखो, 2I/C आ रहा है ना, आ रहा है, मतलब रेडिएशन प्रेशर 2I/C आ रहा है। ये सब थोड़ा सा दिमाग लगाना जरूरी है, ठीक है ना। आप लोगों के पास तो दिमाग है ही नहीं, बस मेरे दिमाग से चलोगे तो कैसे होगा। अगर 1 रखते हैं मतलब 100%, क्योंकि एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट ही रो है, तो इसका वैल्यू 1 रखते हैं मतलब 100% एब्जॉर्प्शन। अब जब 100% एब्जॉर्प्शन, कंप्लीटली एब्जॉर्प्शन, तो ऊपर देख लीजिए I/C आएगा, रेडिएशन प्रेशर क्या आएगा, I/C। बताओ I/C, I/C होगा, 2 में से 1 जाएगा तो I/C बचेगा, सही सी बात है, समझ में आया ना। अब देखिए मैं आपको कुछ लिखा देता हूँ यहाँ पे कि फिर यार RP जो है ना, ये रेडिएशन प्रेशर है, रेडिएशन प्रेशर ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। RF जो है ना रेडिएशन फोर्स है, रेडिएशन फोर्स है। I है इंटेंसिटी ऑफ लाइट, P है, यहाँ पे P है पावर ऑफ लाइट, पावर ऑफ लाइट। I है इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट।
बताओ, अब जाकर सांस ले पा रहा हूँ थोड़ा से अच्छे से, क्योंकि आज का जो क्लास था वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग था। और आज का क्लास समझ लीजिए कि यहीं पे समाप्त होता है। सारे चीज़ करा दिए, मतलब जो जो कराना था आज करा दिया मैंने फोटोन से रिलेटेड, ठीक है ना। आज की क्लास चैलेंजिंग इसलिए था क्योंकि मेरा पूरा शरीर दर्द कर रहा था, उसके साथ साथ मेरी आंखें जो है ना बार बार बंद हो रही थी। और मैं इसमें आपको पढ़ाया हूँ। मैं नहीं चाहता कि कोई भी क्लास छोड़ूँ जिसके चलते आपका सिलेबस डिले हो, और सिलेबस डिले गारंटी नहीं होगा। आपके एग्जाम से 10 दिन 15 दिन पहले तक आपका सिलेबस मैं करा दूँगा, क्योंकि मैं लेट से ही चालू किया था पढ़ाना, ठीक है ना, समझे ना आप। तो चलिए इसे नोट कीजिए, और नोट करने के बाद इसको शॉर्ट नोट्स बनाइए। इसका शॉर्ट नोट्स माने जितना भी पढ़ाया हूँ ना, हर एक चीज़ उसमें होना चाहिए, उस नोट्स में। तब देखिए कितना मज़ा आता है। और जो पढ़ाया हूँ उससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है, और कल जो आने वाला है बहुत सारा क्वेश्चंस आएगा आज जो पढ़ाए हैं उससे रिलेटेड, ठीक है ना। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, आप सबको नमस्कार।